की शुरुआत तिशान नाम के एक हैंडसम लेकिन गरीब और बहुत शर्मीले युवक से होती है। वह बहुत झिझकता है, खासकर लड़कियों से बात करने में, क्योंकि उसकी नजर कमजोर है और उसे चश्मा पहनना पड़ता है। एक शाम जब वह अपने दोस्तों के साथ बाहर होता है तो उसे अचानक याद आता है कि उसने अपनी दुकान पर फोन छोड़ दिया है जहाँ वह काम करता है। वह तुरंत दुकान वापस जाने का फैसला करता है। वहीं पर 3 नकाबपोश चोर दुकान में घुसते हैं। उनका इरादा कीमती प्राचीन वस्तुएं चुराने का होता है। उन्हें अंदाजा नहीं होता कि दुकान में कोई और भी है। तिशान उनकी मौजूदगी को महसूस करता है और हिम्मत दिखाते हुए उनसे भिड़ने का फैसला करता है। वह बड़ी बहादुरी से उनकी हड्डियां तोड़ देता है, उनके हथियार छीन लेता है और अंत में तीनों को मार डालता है। अपनी इस बहादुरी से प्रेरित होकर वह आगे भी लड़ने का फैसला करता है, लेकिन जैसे ही वह बाहर कदम रखता है उसकी टांग जवाब दे जाती है और वह गिर जाता है। तभी चोर उसे देख लेते हैं और बुरी तरह पीटते हैं। वह बचने की कोशिश करता है, लेकिन टूटे हुए कांच की वजह से उसकी आंखों में गहरी चोट लग जाती है और वह बेहोश हो जाता है। चोर डर जाते हैं कि कहीं वह मर न गया हो और तुरंत वहां से भाग जाते हैं। जब तिशान को होश आता है तो वह खुद को अस्पताल में पाता है। जैसे ही वह बाथरूम जाने के लिए अपने कमरे से बाहर निकलता है, रास्ते में जो भी उसे देखता है हैरानी से घूरने लगता है। वह समझ नहीं पाता कि सब उसे इस तरह क्यों देख रहे हैं। बाथरूम में जाकर जब वह आईने में देखता है तो पाता है कि उसकी आंखों पर सफेद पट्टी बंधी हुई है। वह चौंक जाता है, लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि वह सब कुछ साफ साफ देख सकता है, भले ही उसकी आंखें बंधी हुई हों। इतना ही नहीं, जब वो गौर से देखता रहता है तो उसे दीवारों के पीछे की चीजें भी नजर आने लगती हैं। डर से कांपते हुए वह समझ नहीं पाता कि उसके साथ क्या हो रहा है, क्योंकि उसकी तो पहले से ही कमजोर नजर थी। वह वापस अपने कमरे में आता है और पट्टी हटाकर चश्मा पहनने की कोशिश करता है, लेकिन अब उसे चश्मे से कुछ भी दिखाई नहीं देता। गुस्से में आकर वह चश्मा उतार देता है। तभी एक डॉक्टर उसे देखने आता है। तिशान जब उसकी तरफ देखता है तो उसकी आंखें अचानक सुनहरे रंग की चमक उठती हैं। अब वह डॉक्टर के मास्क के पीछे भी देख सकता है और यहाँ तक कि उसे डॉक्टर के चेहरे पर एक छोटा सा पिंपल भी नजर आता है। चौंक कर वह डॉक्टर से मास्क उतारने को कहता है ताकि चेक कर सके कि उसने सही देखा था। जब डॉक्टर मास्क हटाता है तो तिशान को यकीन हो जाता है कि यह कोई भ्रम नहीं बल्कि एक असली शक्ति है। वह अपनी नई ताकत से पूरी तरह हैरान और उलझन में पड़ जाता है। कुछ देर बाद एक पुलिस अधिकारी जांच के लिए आती है। वह तिशान को एक एप्पल देती है। तिशान अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके देखता है कि एप्पल अंदर से सड़ा हुआ है। यह देखकर अधिकारी को शक होता है कि तिशान का उन चोरों से कोई संबंध था, क्योंकि उसे जिंदा छोड़ दिया गया था। लेकिन तिशान बार बार अपनी बेगुनाही की सफाई देता है। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद तिशान अपनी दुकान के मालिक के पास जाता है, लेकिन उसे झटका तब लगता है जब मालिक उसे उसकी पिछली सैलरी देकर नौकरी से निकाल देता है। तिशान घर लौटकर अपने दोस्तों के साथ बैठता है और सोचता है कि अब वह अपने कर्ज कैसे चुकाएगा। तभी उसका एक दोस्त उसे एक मूर्ति दिखाता है और दावा करता है कि यह एक प्राचीन वस्तु है जिसकी कीमत $1000 है। तिशान अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके मूर्ति को छूता है और पता लगाता है कि यह नकली है, लेकिन उसके दोस्त को इस पर विश्वास नहीं होता और वह इसे एक एंटीक मार्केट में ले जाता है। दुकानदार मूर्ति देखकर बताता है कि इसकी कीमत सिर्फ $5 है। यह सुनकर तिशान का दोस्त हैरान रह जाता है और समझ जाता है कि तिशान सही था। जब तिशान उस दुकान में होता है तो वह अपनी सुनहरी आंखों से दुकानदार की एक और मूर्ति को देखता है और पता लगाता है कि वह एक असली और कीमती वस्तु है, लेकिन धूल से ढकी हुई है। जिज्ञासा से भरा तिशान दुकानदार से उसकी कीमत पूछता है। दुकानदार उसे सिर्फ $100 में बेचने के लिए तैयार हो जाता है। तिशान वह मूर्ति खरीद लेता है, लेकिन उसका दोस्त गुस्सा हो जाता है कि उसे धोखा दिया गया है। कुछ देर बाद एक अमीर कलेक्टर जो दुर्लभ चीजों का व्यापार करता है, तिशान के हाथ में वह मूर्ति देख लेता है और तुरंत उसे $1000 देने का ऑफर करता है। तिशान इस ऑफर को ठुकरा देता है और कहता है कि यह बिक्री के लिए नहीं है। तभी एक विशेषज्ञ जो प्राचीन वस्तुओं के बारे में गहरी जानकारी रखता है वहां आता है। वह मूर्ति को ध्यान से देखता है और कहता है, मैं इसके लिए $10,000 दूंगा। यह सुनकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। फिर वह विशेषज्ञ मूर्ति को साफ करता है और इसका रंग लाल हो जाता है, जिससे पता चलता है कि यह एक दुर्लभ पेड़ से बनी है। सब लोग चौंक जाते हैं कि तिशान ने एक नजर में ही इसे पहचान लिया था। इसके बाद एक और व्यक्ति $20,000 देने का प्रस्ताव रखता है और इस बार तिशान सौदा पक्का कर देता है। तिशान बहुत खुश होता है क्योंकि अब वह अपने सारे कर्ज चुका सकता है। वह और उसके दोस्त इस बड़ी कमाई का जश्न मनाने के लिए ढेर सारा खाना ऑर्डर करते हैं। तभी तिशान फैसला करता है कि वह अपनी गोल्डन आंखों का इस्तेमाल करके अमीर बनेगा। अगले दिन वह अपने दोस्तों के साथ अलग अलग दुकानों में कीमती ऐतिहासिक वस्तुओं की तलाश में जाता है। अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए वह एक दुकान में एक दुर्लभ पेड़ को देखता है और उसकी कीमत पूछता है। दुकानदार बताता है कि इसकी कीमत $5000 है। तिशान का दोस्त कहता है कि यह बहुत महंगा है, लेकिन तिशान उसे भरोसा दिलाता है, मुझे विश्वास करो, अगर हम इसे नीलामी में बेचें तो हमें $50,000 मिल सकते हैं। वे इसे खरीदने का फैसला करते हैं और बाद में इसे मूल्यांकन के लिए एक विशेषज्ञ के पास ले जाते हैं। लेकिन इस बार विशेषज्ञ बताता है कि यह कुछ अलग है। इसका एक हिस्सा असली प्राचीन वस्तु है, लेकिन दूसरा हिस्सा नकली है। वह कहता है कि इसे बेचने पर इसकी कीमत $500 से ज्यादा नहीं मिलेगी। ये सुनकर तिशान को बड़ा झटका लगता है और उसे एक अहम सबक मिलता है। सिर्फ अपनी शक्तियों पर निर्भर रहना सही नहीं है, बल्कि प्राचीन वस्तुओं के बारे में ज्ञान भी जरूरी है। घर लौटकर वह पुरानी कलाकृतियों पर किताबें खरीदता है और पढ़ना शुरू करता है ताकि वह इस क्षेत्र में विशेषज्ञ बन सके। कुछ दिनों बाद वही विशेषज्ञ तिशान को कॉल करता है और उसे एक ऐसी जगह के बारे में बताता है जहाँ प्राचीन वस्तुएं बेची जा रही हैं। वह तिशान को सलाह देता है कि वह वहाँ सिर्फ चीजों को ध्यान से देखे और बिना सोचे समझे कुछ न खरीदे, ताकि बाद में पछताना न पड़े। तिशान इस मौके से उत्साहित हो जाता है और अपने दोस्त के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। जब वे बाजार में पहुंचते हैं तो वहाँ कई कीमती
मूर्ति और प्राचीन वस्तुएं होती हैं। तिशान को भी एक छोटी मूर्ति दिखाई देती है जिसे कोई नहीं खरीद रहा क्योंकि लोग इसे नकली मान रहे हैं। उस मूर्ति की कीमत $12,000 होती है, लेकिन तिशान के पास सिर्फ $5,000 होते हैं। वह मोल भाव करना शुरू करता है और वहाँ खड़े लोग उसकी हंसी उड़ाने लगते हैं। लेकिन बाजार में मौजूद एक व्यापारी तिशान की जिद से प्रभावित हो जाता है और उसे मूर्ति बेच देता है। वह व्यापारी उत्सुकता से तिशान से पूछता है कि वह इस मूर्ति को इतने आत्मविश्वास से क्यों खरीदना चाहता था। इसके बाद तिशान उसे विशेषज्ञ के पास ले जाता है। विशेषज्ञ इसे ध्यान से जांचता है और बताता है कि यह एक प्रसिद्ध 19वीं सदी के कलाकार की कृति है, लेकिन यह सिर्फ एक कॉपी है। तिशान फिर भी जोर देकर कहता है कि इसका निर्माण करने का तरीका कुछ अलग है। विशेषज्ञ अंततः सहमत हो जाता है और इसे और गहराई से जांचता है। फिर उसे पता चलता है कि यह वास्तव में 3 असली कलाकृतियों को एक साथ जोड़कर बनाई गई थी, जिसमें ऊपरी परत ने नीचे छिपी हुई असली मूर्ति को सुरक्षित रखा था। व्यापारी यह देखकर दंग रह जाता है और मूर्ति के लिए $15 मिलियन देने का प्रस्ताव रखता है, लेकिन तिशान को लगता है कि यह अभी भी अधिक कीमती हो सकती है, इसलिए वह सौदेबाजी करता है और कहता है, मैं इसे तुम्हें $5 मिलियन में दूंगा क्योंकि तुम्हारी मदद के बिना मैं इसे खरीद नहीं पाता। व्यापारी उसकी ईमानदारी से प्रभावित होता है और $5 मिलियन देकर उसे धन्यवाद कहता है। विशेषज्ञ भी तिशान की तारीफ करता है क्योंकि वह सिर्फ पैसे के पीछे नहीं भाग रहा बल्कि एक सच्चा और ईमानदार इंसान है। फिर विशेषज्ञ उसे एक पुराने हीरो की कहानी सुनाता है जिसके पास जादुई आंखें थीं और उसे सलाह देता है कि वह अपनी शक्तियों का उपयोग अच्छाई के लिए करे। तिशान घर लौटता है और उसका दोस्त ये सब देखकर हैरान रह जाता है, खासकर अब जब उनके पास इतना सारा पैसा है। तिशान अपनी मनचाही चीजें खरीदता है, लेकिन इसके साथ ही वह अपनी किताबें पढ़ता रहता है ताकि वह और अधिक ज्ञान और अनुभव हासिल कर सके। तभी उसे अपने एक दोस्त का शादी का इनविटेशन मिलता है। वह वहां जाने का फैसला करता है और अपनी पूरी कमाई अपने साथ सुरक्षित रखता है। अगले दिन वह शादी के लिए शहर जाता है। वहां पहुंचकर उसे पता चलता है कि प्राचीन कलाकृतियों की खोज करने वाले कुछ पुरातत्वविद रेगिस्तान में एक शाही मकबरे की तलाश कर रहे हैं। वह शादी शुरू होने से पहले वहां जाने का फैसला करता है। जब वह वहां पहुंचता है तो उसे एक ऑफिसर मिलती है जो उस जगह की रक्षा कर रहा होता है और चोरी की जांच कर रहा होता है। वह तिशान पर शक करने लगती है और यह सोचते हुए कि कहीं वह मकबरे की तलाश में तो नहीं, उसे गौर से देखती है। तिशान रेगिस्तान में आगे बढ़ता है। उसे रेत कुछ अलग और पहले से ज्यादा मुलायम लगती है। वह अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करता है और पाता है कि मकबरा रेत के नीचे छिपा हुआ है। वह तुरंत आर्कियोलॉजिस्ट को इसकी जानकारी देता है। वे हैरान रह जाते हैं कि उसने इसे इतनी जल्दी कैसे ढूंढ लिया, क्योंकि वे तो इसे 1 हफ्ते से खोज रहे थे लेकिन सफल नहीं हुए थे। तिशान की इस अद्भुत क्षमता से प्रभावित होकर वे उसे अपनी टीम में शामिल होने का प्रस्ताव देते हैं, लेकिन वहीं पर कुछ लुटेरे भी मौजूद होते हैं जो पहले एक दुकान लूट चुके थे। वे इस मकबरे को लूटने की योजना बना रहे होते हैं। उसी शाम तिशान ऑफिसर के साथ रात के खाने के लिए बाहर जाता है, लेकिन रास्ते में लुटेरे अचानक हमला कर देते हैं और उसके चेहरे को ढककर उसे अगवा करने की कोशिश करते हैं। तिशान अपनी शक्तियों से उनके चेहरे देख लेता है और उनमें से एक के गले पर एक टैटू पहचानता है। वह समझ जाता है कि ये वही लुटेरे हैं जिन्होंने पहले दुकान लूटी थी। उसी समय वो ऑफिसर वहां पहुंचती है, जिससे लुटेरे घबरा जाते हैं और भाग जाते हैं। लेकिन वो इस बात से हैरान होती है कि तिशान ने बिना पट्टी हटाए ही लुटेरों को देख कैसे लिया। वह उस पर और ज्यादा शक करने लगती है और उसे पुलिस स्टेशन ले जाती है ताकि वह लुटेरों की पहचान कर सके। तिशान फोटोज में से एक लुटेरे को पहचान लेता है। इसके बाद पुलिस उनके ठिकाने का पता लगाती है, लेकिन जब वे वहां पहुंचते हैं तो जगह खाली होती है और उन्हें वहां बम और विस्फोटक सामान मिलता है। उन्हें एहसास होता है कि लुटेरे शादी के दौरान मकबरे को उड़ाने की योजना बना रहे हैं ताकि धमाके की आवाज किसी को सुनाई न दे। डकैत जल्दी वहां पहुंच जाते हैं और मकबरे का दरवाजा बम से उड़ा देते हैं, जिससे प्राचीन चीजें गड्ढे में गिर जाती हैं। ऑफिसर गड्ढे में जाने का फैसला करती है और तिशान को भी साथ ले जाती है। तिशान डरा हुआ होता है, लेकिन ऑफिसर उसे समझाती है, चिंता मत करो, मैं तुम्हें बचा लूंगी। दोनों आगे बढ़ते हैं। तिशान दीवारों पर बनी अनोखी पेंटिंग्स देखकर हैरान रह जाता है। वे एक और कमरे में जाते हैं, लेकिन ऑफिसर गलती से एक खतरनाक जाल में फंसने वाली होती है। तिशान फौरन खतरा समझ जाता है और उसे पकड़कर गिरने से बचा लेता है। तभी अचानक चारों ओर से उन पर हमला हो जाता है और ऊपर से तेज चाकू गिरने लगते हैं। तिशान किसी तरह उन्हें बचा लेता है। ऑफिसर उसकी जान बचाने के लिए धन्यवाद कहती है, लेकिन तभी डकैत उनका पीछा करने लगते हैं। इस दौरान एक पुरातत्वविद गलती से एक पत्थर छू देता है, जिससे एक और गड्ढा खुल जाता है। ऑफिसर और तिशान उसमें गिर जाते हैं और खुद को जमीन के नीचे फंसा हुआ पाते हैं। उनके चारों तरफ प्राचीन मूर्तियां होती हैं और निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखता। ऑफिसर घबरा जाती है क्योंकि उसे बंद जगहों से डर लगता है। तभी मूर्तियों के मुंह से रेत गिरने लगती है और उन्हें समझ आता है कि अगर वे जल्दी बाहर नहीं निकले तो मारे जाएंगे। तिशान अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर बचने का रास्ता खोजता है और खुदाई शुरू करता है। जल्दी ही एक नया दरवाजा खुल जाता है और पूरी टीम अंदर चली जाती है। वहाँ उन्हें प्राचीन अवशेषों से भरा एक कमरा मिलता है। तभी तिशान को 1000 साल पहले मरे हुए व्यक्ति का कंकाल मिलता है। उसे पता चलता है कि वह पहला इंसान है जिसकी आंखें सुनहरे रंग की थीं। तिशान को वहाँ उस व्यक्ति की एक डायरी भी मिलती है, लेकिन बाकी लोग इसे एक काल्पनिक
मरे हुए व्यक्ति का कंकाल मिलता है। उसे पता चलता है कि वह पहला इंसान है जिसकी आंखें सुनहरे रंग की थीं। तिशान को वहां उस व्यक्ति की एक डायरी भी मिलती है, लेकिन बाकी लोग इसे एक काल्पनिक कहानी समझते हैं। हालांकि तिशान जानता है कि यह सच है। वह डायरी अपने पास रख लेता है, लेकिन तभी उन्हें एक विस्फोट की आवाज सुनाई देती है। तिशान अपनी शक्तियों से समझ जाता है कि यह डकैतों का काम है। जैसे ही वह दूसरों को चेतावनी देता है, विस्फोट हो जाता है और सभी जमीन पर गिर जाते हैं। डकैत अपना काम करके भाग जाते हैं। ऑफिसर होश में आते ही तिशान की हालत देखती है और फिर डकैतों का पीछा करने निकल पड़ती है। वह एक डकैत को पकड़ लेती है, लेकिन वह खुद को शादी का मेहमान बताने लगता है। ऑफिसर उसकी गर्दन पर बने टैटू को देखकर पहचान लेती है। तभी डकैत एक मेहमान को बंधक बना लेता है और धमकी देता है कि अगर उसे जाने नहीं दिया तो वह उसे मार देगा। इसी बीच तिशान वहां पहुंचता है और अपनी शक्तियों से देख लेता है कि डकैत की बंदूक खाली है। वह डकैत से कहता है, बंधक को छोड़ दो और मुझे पकड़ लो। डकैत मान जाता है, लेकिन तिशान निर्भीक होकर कहता है, चलो गोली चला दो। डकैत ट्रिगर दबाता है, लेकिन बंदूक में गोली नहीं होती। डकैतों का सरगना यह देखकर गुस्से में आ जाता है और अपने ही साथी को मारने की योजना बनाता है ताकि उसका प्लान नाकाम न हो। वह डकैत के बैग में बम लगा देता है ताकि उसे उड़ा सके, लेकिन तिशान विस्फोट को भांप लेता है और ऑफिसर को पकड़कर दूर कूद जाता है। बम फट जाता है और ऑफिसर तिशान की बहादुरी देखकर हैरान रह जाती है। वह डकैत को पकड़ने वापस जाती है, लेकिन देखती है कि वह पहले ही मर चुका है। तिशान शहर लौटकर समूह की नेता से वह डायरी मांगता है जो उसे मकबरे में मिली थी। उसकी बहादुरी से प्रभावित होकर नेता खुशी खुशी उसे डायरी दे देती है। नायक उसे पढ़ना शुरू करता है और उसमें लिखी तकनीकों का अभ्यास करने लगता है। उसे एहसास होता है कि अब वह 2 मीटर आगे तक देख सकता है और किसी भी चीज को स्थिर करके अच्छे से समझ सकता है। उसकी शक्तियां तेजी से बढ़ने लगती हैं। फिर वह खुशी खुशी घर लौटता है, लेकिन वहां अपना दोस्त रोता हुआ पाता है। उसका दोस्त बताता है कि उसने बाजार में एक कीमती चीज तोड़ दी और अपनी सारी बचत गंवा दी। तिशान उसे सांत्वना देता है और कहता है, पैसा आता जाता रहता है, हम इससे भी ज्यादा कमाएंगे। थोड़ी देर बाद तिशान को पता चलता है कि जो चीज टूटी थी वह नकली थी और उतनी महंगी भी नहीं थी। अगले दिन सुबह वह अपने दोस्त के साथ उस दुकानदार के पास जाता है जिसने उन्हें नकली सामान बेचकर बेवकूफ बनाया था। तिशान दुकानदार से शर्त लगाता है कि वह 2 घंटे में असली कलाकृति लाकर दिखाएगा। अगर वह असफल हुआ तो उतनी ही रकम दुकानदार को देगा। दुकानदार यह शर्त मान लेता है क्योंकि उसे यकीन होता है कि उसके स्टोर में रखा हर सामान नकली है। शर्त शुरू होती है और तिशान अपनी शक्तियों से कला के टुकड़ों को ध्यान से जांचता है और समझ जाता है कि वे सभी नकली हैं। तभी एक अमीर आदमी स्टोर में आता है और जब दुकानदार उसके लिए चाय बनाता है, तिशान उसके हाथ में पकड़े कप को देखकर हैरान रह जाता है। वह समझ जाता है कि यह एक दुर्लभ कलाकृति है जिसकी सिर्फ 3 प्रतियां ही दुनिया में मौजूद हैं। दुकानदार यह देखकर चौंक जाता है कि तिशान ने इसे पहली ही नजर में पहचान लिया। इस तरह दुकानदार शर्त हार जाता है। वहीं अमीर आदमी तिशान की इस खास क्षमता से प्रभावित होता है और उसे प्राचीन कलाकृतियों के विशेषज्ञों के बीच होने वाले एक खास आयोजन में शामिल होने का निमंत्रण देता है। तिशान खुशी और आभार महसूस करता है। उस रात वह अपने गुरु से मिलने जाता है और आगामी आयोजन को लेकर सलाह मांगता है। उसके गुरु उसे बताते हैं कि इस आयोजन में दुर्लभ रत्नों, माणिक और सोने की बिक्री होगी। वे उसे सलाह देते हैं कि सोने का गहराई से अध्ययन करे ताकि असली और नकली के बीच अंतर समझ सके और ठगे जाने से बच सके। तिशान उनके मार्गदर्शन के लिए उन्हें धन्यवाद देता है और उनकी सलाह को गंभीरता से लेता है। घर लौटते समय तिशान एक बड़ा डिब्बा लेकर आता है। उसका दोस्त सोचता है कि इसमें कोई दुर्लभ कलाकृति होगी, लेकिन जब वह डिब्बा खोलता है तो उसमें किताबें भरी होती हैं। तिशान उसे समझाता है कि ज्यादा पैसा कमाने के लिए उसे बहुत कुछ पढ़ना होगा। वह पूरी रात जागकर पढ़ाई करता है और अपनी गोल्डन आइज की शक्ति से जल्दी जानकारी को अवशोषित करता है। सुबह जब उसका दोस्त उठता है तो यह देखकर हैरान रह जाता है कि तिशान ने इतनी जल्दी सारी किताबें पढ़ ली। उसे शक होने लगता है कि तिशान कुछ छिपा रहा है। अगले दिन वे उस आयोजन में जाते हैं जहां उन्हें वही अमीर आदमी दिखता है जिससे वे पहले बाजार में मिले थे। वह आदमी तिशान का मजाक उड़ाता है और उसे गरीब और अज्ञानी कहता है जो बेशकीमती रत्नों की पहचान नहीं कर सकता। तिशान उसे शर्त लगाने की चुनौती देता है कि वह इस बार जीत कर दिखाएगा। जैसे ही वे आयोजन स्थल में प्रवेश करते हैं, तिशान एक महिला को देखता है जो वहां कलाकृतियां बेच रही होती हैं। महिला भी उसमें दिलचस्पी दिखाती है और दिन भर उसे देखती रहती है। तभी वो ऑफिसर वहां आती है जो उस महिला की दोस्त होती है, लेकिन जब वह देखती है कि उसकी दोस्त तिशान की ओर आकर्षित हो रही है तो उसे जलन होने लगती है। इसके बाद वे एक व्यवसायी से मिलते हैं जिसने पहले तिशान से एक कलाकृति खरीदी थी। वह उन्हें नीलामी के नियम समझाता है। नीलामी में दाम लगाकर रत्नों की पहचान की जाती है। जो सही असली या नकली रत्न पहचान ले वही जीतता है। तिशान को एहसास होता है कि अगर वह हार गया तो अपने कर्ज के कारण जेल भी जा सकता है। नीलामी शुरू होती है और एक हरे रंग का पत्थर पेश किया जाता है। सभी लोग उसकी बोली बढ़ाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इसमें दुर्लभ पन्ना छिपा हो सकता है। नायक इसे खरीदने की कोशिश करता है, लेकिन अमीर आदमी के पास ज्यादा पैसे होते हैं, इसीलिए
इसीलिए वह बोली जीत जाता है। हालांकि तिशान हार मानने को तैयार नहीं होता। वह अपनी गोल्डन आइज से बाकी पत्थरों को गौर से देखता है और एक ऐसा पत्थर पाता है जो उसे संदिग्ध लगता है। उसे लगता है कि इसके अंदर एक दुर्लभ पन्ना हो सकता है, इसलिए वह 5000 में उसे खरीद लेता है। उसका व्यापारी मित्र उसे कोई और पत्थर खरीदने की सलाह देता है, लेकिन तिशान उसकी बात नहीं मानता। जब पत्थर को जेम एक्सपर्ट के पास लाया जाता है तो उसे तोड़ने पर अंदर से एक सफेद पत्थर निकलता है। अमीर आदमी तिशान का मजाक उड़ाता है और उसे नौसिखियां कहता है, लेकिन तिशान हार नहीं मानता। वह विशेषज्ञ से कहता है कि पत्थर को दोबारा तोड़ा जाए। इस बार सभी लोग हैरान रह जाते हैं जब पत्थर के अंदर से हरा रंग उभर आता है। विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि इसे और न तोड़ा जाए क्योंकि इसकी कीमत $1,00,000 है, लेकिन तिशान आत्मविश्वास से भरा होता है और उसे एक बार और तोड़ने के लिए कहता है। सभी लोग घबराहट से भर जाते हैं। उसका दोस्त भी हैरान रह जाता है, लेकिन तिशान को अपनी क्षमता पर पूरा भरोसा होता है। जब पत्थर को दूसरी बार तोड़ा जाता है तो उसमें से एक दुर्लभ पन्ना निकलता है। वहां मौजूद सभी लोग अचंभित रह जाते हैं और लोग तिशान को पैसे ऑफर करने लगते हैं। देखते ही देखते बोली $1,88,00,000 तक पहुंच जाती है। तिशान बहुत खुश होता है कि उसने जो 5000 खर्च किए थे वे 18 मिलियन में बदल गए। अमीर आदमी गुस्से से भर जाता है और अपने पत्थर को तोड़ने का फैसला करता है, ये सोचकर कि उसमें जरूर कुछ कीमती चीज होगी क्योंकि उसने इस पर बहुत पैसा लगाया था। जब वह पहली बार पत्थर को तोड़ता है और अंदर हरे रंग की चमक देखता है तो लोग उसे 10 मिलियन देने की पेशकश करते हैं, लेकिन वह मना कर देता है क्योंकि वह इसे दोबारा तोड़ना चाहता है। उसने इस पर 7 मिलियन खर्च किए थे, इसलिए उसे उम्मीद होती है कि इसमें और भी कुछ बेशकीमती होगा। जब वह दूसरी बार इसे तोड़ता है तो फिर से हरा रंग दिखाई देता है और यह एक दुर्लभ पन्ना निकलता है। लोग उसे 30 मिलियन देने की पेशकश करते हैं, लेकिन उसकी लालच उसे इसे फिर से तोड़ने के लिए उकसाती है। तिशान उसे चुनौती देता है कि वह इसे तीसरी बार भी तोड़े जैसे उसने किया था। अमीर आदमी चुनौती स्वीकार कर लेता है और कमरे में मौजूद सभी लोग घबरा जाते हैं। तिशान अपनी गोल्डन आइज की शक्ति का उपयोग करता है और महसूस करता है कि अब पत्थर में कुछ भी मूल्यवान नहीं बचा है। जब पत्थर को तीसरी बार तोड़ा जाता है तो उसमें सिर्फ एक सादा सफेद पत्थर निकलता है जिसकी कोई कीमत नहीं होती। व्यापारी इसे खरीदने से इनकार कर देता है और अमीर आदमी समझ जाता है कि उसे तिशान ने हरा दिया है। वह गुस्से में वहां से चला जाता है, जबकि तिशान अपने दोस्त के साथ अपनी जीत का जश्न मनाता है। व्यापारी तिशान की प्रतिभा को देखकर प्रभावित होता है और उसे पास में एक नया घर ऑफर करता है। तिशान ये सुनकर बहुत खुश होता है। अगले दिन वे अपने नए घर में शिफ्ट हो जाते हैं। उसका दोस्त नए घर से बहुत खुश होता है, लेकिन तिशान अभी भी अपनी क्षमताओं को और निखारने और भविष्य के लिए खुद को और बुद्धिमान बनाने पर ध्यान देता है। रात में तिशान उस पुरानी किताब को पढ़ता है जो उसने मकबरे से ली थी। उसे पता चलता है कि 1000 साल पहले एक व्यक्ति ने गोल्डन आइज की शक्ति का उपयोग करके अपार धन कमाया था, लेकिन वह धन के प्रति इतना लालची हो गया कि धीरे धीरे पागलपन का शिकार हो गया। उसकी आंखों की शक्ति ने ही अंततः उसका सर्वनाश कर दिया। यह पढ़कर तिशान को डर लगता है और वह समझ जाता है कि उसे भी इस भाग्य से बचना होगा। अगले दिन वह व्यापारी के साथ जाता है और वे एक सोने की दुकान में पहुंचते हैं। वहां तिशान एक अनोखे डिजाइन का हार देखता है और अपनी गोल्डन आइज की शक्ति का उपयोग करके महसूस करता है कि यह हार 1000 साल पुराना है। व्यवसायी ने यह सोचकर हार खरीदने का फैसला किया कि यह उसे भाग्यशाली बनाएगा। उस रात व्यवसायी अपने घर में हार के साथ था जब अचानक सभी लाइटें रहस्यमय तरीके से बंद हो गईं। उसे पर्दे के पीछे एक आकृति खड़ी दिखाई दी और वह डर के मारे सोचने लगा कि यह कोई भूत है। घबराकर वह जोर से चिल्लाने लगा। तभी तिशान वहां पहुंचता है और पूछता है कि क्या हुआ। वह समझाता है कि यह हार श्रापित है और जो कोई भी इसे अपने पास रखता है उसे दुर्भाग्य झेलना पड़ता है। अगले दिन वे उस दुकान पर जाते हैं जहां से उन्होंने हार खरीदी थी, लेकिन दुकानदार उन्हें पूरी रकम वापस देने से इनकार कर देता है। वह केवल आधे पैसे लौटाने की पेशकश करता है। अमीर आदमी हार लौटाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन तिशान को इस पूरी घटना पर शक होता है। उसे लगता है कि बिजली किसी ने जानबूझकर बंद की थी ताकि उसे डराया जा सके। बाद में एक व्यक्ति उनके पास आता है और बताता है कि इस दुकानदार ने अब तक 50 से अधिक लोगों को इसी तरह ठगा है। वह लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाता है। यह सुनकर अमीर आदमी गुस्से में आ जाता है और दुकानदार पर मुकदमा करने की धमकी देता है। वह कहता है कि किसी अपराधी को लोगों को ठगने का अधिकार नहीं होना चाहिए। उस रात तिशान अपने घर की ओर जा रहा होता है, तभी उसे महसूस होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। अचानक एक नकाबपोश व्यक्ति उस पर हमला कर देता है। तिशान अपनी शक्तियों का उपयोग करके हमलावर की पहचान कर लेता है और समझ जाता है कि यह वही गार्ड है जो नीलामी के दौरान वहां मौजूद था। साथ ही उसे यह भी एहसास होता है कि यह हमला उसी अमीर आदमी ने करवाया है जिससे उसने पहले बाजी मार ली थी। हालांकि गार्ड उसे मारना नहीं चाहता और केवल चेतावनी देता है, इन दिनों व्यापारिक स्थानों से दूर रहो, नहीं तो तुम्हारी जान खतरे में पड़ जाएगी। फिर वह वहां से चला जाता है। अगले दिन तिशान का दोस्त व्यवसायी से मिलने जाता है और हैरान होता है कि तिशान उसके साथ नहीं आया। वहां वे एक महंगे पत्थर को देखते हैं और सोचते हैं कि इसमें
इसमें कोई दुर्लभ पन्ना हो सकता है। वे इसे खरीदने का फैसला करते हैं, लेकिन जब वे इसे तोड़ते हैं तो अंदर केवल एक सफेद पत्थर निकलता है। वे उसे दोबारा तोड़ते हैं, लेकिन वह वैसा ही रहता है। तब वे तिशान को बुलाने का फैसला करते हैं। तिशान अपने चेहरे को ढककर वहां पहुंचता है ताकि कोई उसे पहचान न सके। वह अपनी शक्तियों का उपयोग करता है और देखता है कि इस पत्थर का असली रंग तभी प्रकट होगा जब इसे गर्म किया जाएगा। वह उन्हें कुछ गर्म चीज का उपयोग करने की सलाह देता है और समझाता है कि इसे कैसे तोड़ना है। जब वे उसके निर्देशों का पालन करते हैं तो अंततः पत्थर का हरा रंग उभर आता है। उसका दोस्त और व्यवसायी बहुत खुश होते हैं कि उनके पैसे बर्बाद नहीं हुए। फिर तीनों अगले व्यापारिक बाजार में जाने का फैसला करते हैं। वहां तिशान अपनी शक्तियों का उपयोग करके एक दुर्लभ पत्थर खोजता है और अपनी नोटबुक में महत्वपूर्ण जानकारियां लिखता है। लेकिन अमीर आदमी उसे कैमरों से देख लेता है और शक करने लगता है कि तिशान कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। वह अपने गार्ड्स को आदेश देता है कि वे तिशान की नोटबुक चुरा लें। जब तिशान होटल लौट रहा होता है तो गार्ड्स उस पर हमला करते हैं और उसकी नोटबुक छीनने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वो ऑफिसर समय पर आकर गार्ड्स से भिड़ जाती है। तिशान भी उसकी मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन गार्ड्स उसे जोर से मारकर बेहोश कर देते हैं। हम देखते हैं कि वो ऑफिसर एक कुशल लड़ाकू है और खुद को बचाने में सक्षम है। गार्ड्स उसकी ताकत देखकर डर जाते हैं और वहां से भाग जाते हैं। वह तिशान को उठाकर उसके कमरे में ले जाती है और उसे बिस्तर पर सुला देती है। फिर वह उसे टकटकी लगाकर देखती है, जिससे साफ होता है कि वह तिशान के प्रति कुछ महसूस करने लगी है। अचानक तिशान करवट बदलते हुए गिरने लगता है और ऑफिसर उसे पकड़ने के लिए झपटती है, लेकिन वे दोनों ही फर्श पर गिर जाते हैं। उसी समय तिशान का दोस्त कमरे में प्रवेश करता है और स्थिति को गलत समझकर बिना कुछ कहे बाहर चला जाता है। अगले दिन जब तिशान होश में आता है तो उसे कुछ भी याद नहीं होता। उसका दोस्त उसे बताता है कि ऑफिसर ने उसकी जान बचाई और उसे होटल तक वापस लाया। तिशान उसे धन्यवाद देने के लिए ऑफिसर और अपने दोस्त को खाने पर आमंत्रित करता है। खाने के दौरान ऑफिसर बताती है कि जो गार्ड उस पर हमला करने आया था वह कभी विशेष सेना का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन उसके दोस्त की गंभीर बीमारी के कारण उसे सेना छोड़नी पड़ी। अपने दोस्त का इलाज करवाने और परिवार की देखभाल करने के लिए उसे एक अच्छे वेतन वाली नौकरी की जरूरत थी। अमीर आदमी ने इस स्थिति का फायदा उठाया और उसे अपने कामों में इस्तेमाल करने लगा। वह तिशान को चेतावनी देती है कि गार्ड तब तक नहीं रुकेगा जब तक उसे अपना काम पूरा न करना पड़े। अगले दिन गार्ड तिशान के व्यस्त होने का फायदा उठाकर उसकी नोटबुक चुरा लेता है, लेकिन तिशान ने सब कुछ देख लिया था। जब गार्ड नोटबुक खोलता है तो उसे एक संदेश मिलता है जिसमें लिखा होता है, मुझे तुम्हारे दोस्त की बीमारी के बारे में पता है, मुझसे होटल के सामने मिलो। गार्ड यह नोटबुक अमीर आदमी को दे देता है, लेकिन वह उसे कोई पैसा देने से इनकार कर देता है और कहता है, मैंने तुमसे तिशान को मारने के लिए कहा था, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया, इसलिए तुम्हें मुझसे कुछ भी नहीं मिलेगा। गार्ड फिर तिशान से मिलता है, जो उसे धन्यवाद देता है कि उसने उसकी हत्या नहीं की। तिशान उसे अपने दोस्त के अस्पताल के खर्चे देने की पेशकश करता है। गार्ड यह सुनकर हैरान और आभारी महसूस करता है। इसके बाद वे दोनों मिलकर अमीर आदमी के अपराधों को उजागर करने की योजना बनाते हैं। अगले दिन एक बड़ी नीलामी होने वाली होती है। हालांकि तिशान बीमार महसूस करता है और उसकी आंखों में दर्द होता है, बावजूद इसके वह नीलामी में जाने का फैसला करता है। इस दौरान उसका दोस्त और गार्ड अपनी योजना को अंजाम देने लगते हैं। वे अमीर आदमी के कमरे की चाबी चुरा लेते हैं बिना उसे बताए। वे उसका लैपटॉप खोलते हैं। इस समय अमीर आदमी बहुत आत्मविश्वास से भरा होता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसने तिशान की नोटबुक में लिखे गए सभी दुर्लभ पत्थरों को खरीद लिया है। लेकिन तिशान का दोस्त चुपके से नोट्स में पत्थरों के नाम बदल देता है। अमीर आदमी को कुछ गड़बड़ लगती है और वह जल्दी से अपने कमरे की ओर भागता है, लेकिन वहाँ किसी को नहीं देखता, क्योंकि वे लोग पहले ही छिप चुके होते हैं। इसी बीच व्यापारी सफलतापूर्वक उन दुर्लभ पत्थरों को खरीद लेता है जिनका जिक्र तिशान ने किया था। तिशान अपनी गोल्डन आई का उपयोग करता है और देखता है कि एक पत्थर में दुर्लभ सोना छिपा हुआ है। वह सभी के सामने उसे तोड़ने का फैसला करता है। जब वह पत्थर तोड़ा जाता है तो अंदर से रेड गोल्ड निकलता है। सभी लोग आश्चर्यचकित रह जाते हैं, क्योंकि यह एक अत्यंत दुर्लभ धातु होती है जिसकी लोग वर्षों से तलाश कर रहे थे। अगर इस रेड गोल्ड से एक हार बनाया जाए तो वह बहुत ऊंची कीमत में बिक सकता है। कई व्यापारी और अमीर लोग इसे खरीदने की पेशकश करते हैं और बोली 40 मिलियन तक पहुंच जाती है। हालांकि अमीर आदमी 70 मिलियन की पेशकश करता है, लेकिन तिशान उसे बेचने से इनकार कर देता है और इसे एक प्रतिष्ठित ज्वेलरी शॉप की मालकिन को बेच देता है। तभी एक महिला अधिकारी वहां पहुंचती है और अमीर आदमी को धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार कर लेती है। नीलामी के दौरान तिशान ने पहले ही पुलिस को घोटाले की सूचना दे दी थी। अमीर आदमी को पूछताछ के लिए थाने ले जाया जाता है। तिशान और उसका दोस्त पत्थर को 80 मिलियन में बेचने का जश्न मनाते हैं। गार्ड तिशान का धन्यवाद करता है, क्योंकि उसने उसके दोस्त के अस्पताल के खर्च का भुगतान किया था। इसके बाद व्यापारी तिशान के लिए एक दुकान खोलता है, जिससे उसका नाम पूरे शहर में प्रसिद्ध हो जाता है। वे सभी साथ में खुशी के पल बिताते हैं। बाद में तिशान गार्ड से मिलता है और उसे अपना निजी बॉडीगार्ड बनने के लिए कहता है। गार्ड सहमत हो जाता है। इसके बाद तिशान को ज्वेलरी स्टोर की मालकिन का फोन आता है, जो उससे मिलना चाहती है। हमें यह भी पता चलता है कि गार्ड को इस महिला के लिए भावनाएं हैं। वह उसके साथ जाने के लिए सहमत हो जाता है और वे सभी तिशान की कार में बैठते हैं। तिशान, गार्ड और ज्वेलरी स्टोर की मालकिन। लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास होता है कि कार के ब्रेक काम नहीं कर रहे हैं। अचानक एक तेज गति वाली गाड़ी उनकी ओर आती है। वे बचने
बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन दुर्घटना हो जाती है। तिशान होश में आता है और एम्बुलेंस को फोन करता है। वे अस्पताल पहुंचते हैं, लेकिन सौभाग्य से उसकी चोटें गंभीर नहीं होती। हालांकि वह महिला की चिंता करता है। एक नर्स उसे बताती है कि वह वीआईपी सेक्शन में है, क्योंकि वह एक अमीर परिवार से है। तिशान उसे देखने जाता है और उसके पिता को उसके बिस्तर के पास बैठा हुआ पाता है। उसका पिता तिशान को दुर्लभ पत्थर बेचने के लिए धन्यवाद देता है और फिर चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि तिशान उसके लिए एक उपहार लाया था। हालांकि जब वह कमरे में प्रवेश करता है तो देखता है कि उसे पहले ही कई उपहार मिल चुके हैं। थोड़ा संकोच करते हुए वह अपना उपहार देता है। महिला उसे विनम्रता से स्वीकार करती है और कहती है कि यह सबसे अच्छा उपहार है जो उसे मिला है। यह सुनकर तिशान बहुत खुश हो जाता है। इसके बाद दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगती हैं। फिर तिशान अपनी दुकान पर वापस लौटता है। गार्ड कहते हैं, हमें लगता है कि वह अमीर आदमी जिसने पैसा गंवाया था तुमसे बदला लेना चाहता था। तभी वो ऑफिसर वहां पहुंचती है और बताती है कि अमीर आदमी को सबूतों की कमी के कारण रिहा कर दिया गया है, क्योंकि उसके सहायक ने अपराध की जिम्मेदारी ले ली थी। अगले दिन तिशान उस महिला के पिता से मिलता है जिसने पैसे दिए थे। वह आश्चर्यचकित हो जाता है जब उसके पिता उसे अपना बिजनेस एडवाइजर बनने का प्रस्ताव देते हैं। वह उसे हर सौदे पर 1% कमीशन देने की पेशकश करते हैं। तिशान यह प्रस्ताव स्वीकार कर लेता है, क्योंकि वह दुर्लभ प्रकार के सोने के बारे में अधिक सीखना चाहता है। इसके बाद वह महिला तिशान को एक नया सूट खरीद कर देती है और उसकी सूरत पर मोहित हो जाती है। वे एक रेस्तरां में साथ जाते हैं और तभी वो ऑफिसर उन्हें देख लेती है। वह जलन महसूस करने लगती है, क्योंकि वह तिशान से प्यार करती है, लेकिन तिशान को इस बारे में कोई अंदाजा नहीं होता। वह पास ही बैठ जाती है और तिशान देखता है कि वह सामान्य व्यवहार नहीं कर रही। उसे पता चलता है कि ऑफिसर को उसकी नौकरी से निलंबित कर दिया गया है, जिससे वह चौंक जाता है। इसके बाद तिशान उसे तब तक अपने निजी बॉडीगार्ड के रूप में रखने की पेशकश करता है जब तक कि उसे फिर से बहाल नहीं किया जाता। ऑफिसर बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि अब वह हर समय तिशान के करीब रह सकती है। वह यह प्रस्ताव तुरंत स्वीकार कर लेती है। अगले दिन वे एक व्यापारिक प्रदर्शनी में भाग लेने के लिए रूस जाते हैं। तिशान का दोस्त ऑफिसर से कुछ छोटी चीजें खरीदने में साथ चलने को कहता है। जब वे एक सोने की दुकान में प्रवेश करते हैं तो देखते हैं कि अंदर कुछ लुटेरे डकैती की योजना बना रहे हैं। वे सभी को बंधक बना लेते हैं। तिशान का दोस्त बीमार होने का नाटक करता है और जैसे ही एक लुटेरा उसके पास आता है, वो ऑफिसर अचानक उस पर हमला कर देती है और उसकी बंदूक छीन लेती है। वह अन्य लुटेरों को हथियार डालने के लिए मजबूर कर देती है। बाद में वे शहर में घूम रहे होते हैं, तभी वे देखते हैं कि गिरोह के अन्य सदस्य उन पर हमला करने की योजना बना रहे हैं। ऑफिसर जेब में बंदूक होने का दिखावा करती है और उन्हें धमकाती है। वह और तिशान का दोस्त भाग जाते हैं, लेकिन जैसे ही वे थक जाते हैं, गिरोह उन्हें घेर लेता है। अचानक एक कार आकर रुकती है और वह महिला अपने सहायक के साथ आती है। सहायक गिरोह को पैसे की पेशकश करता है और कहता है, ये लोग हमारे मेहमान हैं, कृपया जो हुआ उसे भूल जाइए। ऑफिसर इस पर गुस्सा हो जाती है और तिशान के दोस्त को वहां से ले जाती है। जब वह होटल लौटती है तो तिशान को सब कुछ बताती है और उसे सावधान रहने के लिए कहती है, क्योंकि उसे लगता है कि वह महिला तिशान का इस्तेमाल कर रही है और शायद गिरोह के साथ मिली हुई है। लेकिन तिशान उसकी बातों को नजरअंदाज कर देता है और कहता है, मुझे लगता है कि तुम सिर्फ इसलिए जल रही हो क्योंकि वह सुंदर और अमीर है। ये सुनकर ऑफिसर गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन वे एक नकाबपोश बॉल में जाते हैं। ये पहली बार होता है जब ऑफिसर सुंदर कपड़ों में ऐसे किसी इवेंट में शामिल होती है। वह ऊंची हील्स में असहज महसूस करती है, इसलिए उन्हें उतार देती है। तिशान उसे देखता है और उसकी सुंदरता से प्रभावित होता है। वह उसे नाचने के लिए कहता है, जिससे वह हैरान और शर्मिंदा हो जाती है। लेकिन तिशान उसका हाथ पकड़कर धीरे से डांस करना शुरू कर देता है। हम देखते हैं कि वे एक खूबसूरत जोड़ी लगते हैं। तिशान का दोस्त उनका वीडियो रिकॉर्ड करने लगता है और जब वे यह नोटिस करते हैं तो शर्मिंदगी महसूस करते हुए नाचना बंद कर देते हैं। फिर वे बॉल छोड़कर एक कैसीनो में चले जाते हैं। कैसीनो में तिशान देखता है कि एक व्यक्ति ताश खेल रहा है और अपनी विशेष शक्ति का उपयोग करके यह पता लगाता है कि वह व्यक्ति धोखाधड़ी कर रहा है। तिशान उसे सबके सामने बेइज्जत कर देता है, जिससे वह व्यक्ति गुस्से में आकर झगड़ा शुरू कर देता है। अगले दिन होटल में एक हत्या हो जाती है और हम देखते हैं कि मारा गया व्यक्ति वही है जो कल रात तिशान के साथ ताश खेल रहा था। हत्या के लिए इस्तेमाल किया गया हथियार तिशान के कमरे में पाया जाता है और उस पर हत्या का आरोप लग जाता है। तिशान हथियार को देखता है और अपनी विशेष शक्ति का उपयोग करके कहता है कि चाकू ने असली हत्यारे के हाथ को काट दिया था, लेकिन कोई भी उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। होटल प्रबंधन उसे तब तक रोक कर रखता है जब तक पुलिस जांच के लिए नहीं आ जाती। तिशान देखता है कि होटल का मैनेजर दस्ताने पहने हुए है, जिससे उसे शक होता है कि वह अपने हाथ की चोट छिपा रहा है। इस बीच ऑफिसर सबूत जुटाने की कोशिश करती है ताकि तिशान की बेगुनाही साबित कर सके। तभी वह महिला जिसके पास बहुत पैसा है वहां आती है और मदद की पेशकश करती है, लेकिन ऑफिसर अब भी उस पर संदेह करती है। हालांकि तिशान का दोस्त
जोर देता है कि हमें उसकी मदद की जरूरत है ताकि तिशान का नाम साफ किया जा सके। इसलिए वे सब मिलकर काम करने के लिए सहमत हो जाते हैं। वे होटल स्टाफ के रूप में भेष बदलकर सिक्योरिटी रूम में घुसने की योजना बनाते हैं ताकि निगरानी कैमरे की फुटेज देख सकें। वे चुपके से कमरे में घुस जाते हैं, गार्ड्स को बेहोश कर देते हैं और उन्हें बांध देते हैं। वे कैमरे की जांच करते हैं और देखते हैं कि मैनेजर तिशान के कमरे में प्रवेश कर रहा है, जिससे उन सभी को उस पर शक होने लगता है। अमीर महिला मैनेजर को बुलाकर उसे तिशान के कमरे से दूर करने की कोशिश करती है। जब वह मैनेजर से मिलती है तो उसके हाथ पर चोट देखती है, लेकिन मैनेजर दावा करता है कि फल काटते समय वह खुद को घायल कर बैठा था। इसी समय ऑफिसर तिशान के कमरे में प्रवेश करती है ताकि उसे भागने में मदद कर सके, लेकिन मैनेजर को कुछ गड़बड़ महसूस होती है और वह तेजी से कमरे की ओर भागता है। वहां पहुंचकर वह देखता है कि तिशान भागने की कोशिश कर रहा है। तिशान उससे भिड़ जाता है और सवालों से दबाव डालता है, जिससे अंततः मैनेजर अपना अपराध कबूल कर लेता है। पूरी बातचीत रिकॉर्ड हो जाती है, जो बाद में सबूत के रूप में इस्तेमाल की जाती है। ऑफिसर मैनेजर को मारकर तिशान की रक्षा करती है। जल्द ही पुलिस वहां पहुंचती है और मैनेजर को गिरफ्तार कर लेती है, जिससे तिशान पर लगे सभी आरोप हट जाते हैं। अगले दिन तिशान अमीर महिला के साथ बाजार जाता है, जहां वह 129 कैरेट का एक कीमती रत्न देखता है। अपनी विशेष शक्ति का उपयोग करके वह यह जान लेता है कि पत्थर के अंदर एक दुर्लभ लाल पन्ना छिपा हुआ है। वह महिला के पिता को यह जानकारी देता है, लेकिन वे पहले संकोच करते हैं। फिर तिशान पर विश्वास करते हुए वे पत्थर को खरीद लेते हैं। सबके सामने जब पत्थर तोड़ा जाता है तो उसमें से लाल पन्ना निकलता है, जिसकी कीमत $1 अरब से भी अधिक होती है। यदि इसे हार में बदला जाए तो इसकी कीमत और भी बढ़ सकती है। भीड़ में एक महिला व्यापारी भी मौजूद होती है, जो तिशान के पास आकर उसकी क्षमताओं की प्रशंसा करती है। वह बताती है कि उसके पास दुर्लभ रत्नों का एक बड़ा संग्रह है और तिशान को एक प्रस्ताव देती है, जिसमें उसे काफी लाभ मिलेगा। वह यह भी बताती है कि उसके पास हर तरह के कीमती पत्थर तक है। तिशान उसके साथ काम करने के लिए तैयार हो जाता है। तिशान, उसका दोस्त और ऑफिसर व्यापारी महिला के खदान स्थल पर जाते हैं। तिशान अपनी शक्ति का उपयोग करके जमीन के नीचे छिपे कई लाल पन्नों की उपस्थिति को महसूस करता है। व्यापारी महिला यह खदान बेचने वाली थी, क्योंकि लंबे समय से वहाँ कुछ भी मूल्यवान नहीं मिला था। तिशान उसे खदान न बेचने की सलाह देता है और एक योजना साझा करता है, जिससे खदान से कई कीमती पत्थर निकाले जा सकते हैं। महिला को एहसास होता है कि कोई उसे धोखा देकर यह जमीन खरीदना चाहता था। वह तिशान की सलाह मानने का फैसला करती है और वादा करती है कि यदि तिशान की योजना सफल होती है तो वह उसे 50% मुनाफा देगी। हालांकि एक प्रतिद्वंद्वी व्यापारी उनके इस रहस्य का पता लगा लेता है और व्यापारी महिला की बेटी का अपहरण कर लेता है। वह महिला को फोन कर धमकाता है कि यदि उसने जमीन उसके नाम नहीं की तो वह कभी अपनी बेटी को नहीं देख पाएगी। अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए व्यापारी महिला सौदे के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन तिशान उसे बचाने का फैसला करता है। वह योजना बनाता है कि महिला किडनैपर से मिलने जाए और वह उसी दौरान उसकी बेटी को बचाएगा। तिशान और ऑफिसर एक नाइट क्लब में जाते हैं जो किडनैपर का है। तिशान ताश खेलने लगता है और अपनी शक्ति से सभी को हरा देता है, जिससे भीड़ इकट्ठा हो जाती है। इस मौके का फायदा उठाते हुए ऑफिसर क्लब के स्टाफ के रूप में भेष बदलकर उस कमरे में पहुंचती है जहां लड़की को बंधक बनाकर रखा गया है। वह गार्ड्स को चुपके से बेहोश कर देती है और लड़की को बचा लेती है। पहचान छिपाने के लिए वह लड़की को नए कपड़े पहनाती है और उसे भीड़ में ले जाती है। इस बीच क्लब का मैनेजर महिला व्यापारी को रोकने की कोशिश करता है और आदेश देता है कि सभी दरवाजे बंद कर दिए जाएं। लेकिन व्यापारी महिला की असिस्टेंट धमकी देती है कि उसके पास बम है, जिससे वे उसे जाने देने के लिए मजबूर हो जाते हैं। ऑफिसर गार्ड से लड़ती है और अधिकतर को हरा देती है। व्यापारी महिला बाहर भागती है, जहां तिशान का दोस्त कार लेकर उसका इंतजार कर रहा होता है। तिशान भी लड़की को पकड़कर भागता है, लेकिन अपराधी उनका पीछा करते हैं और गोलियां चलाते हैं। हालांकि तिशान बच निकलता है, लेकिन उसके पैर में गोली लग जाती है। वह लड़की से कहता है कि वह उसकी चिंता न करे और अपनी माँ के पास वापस चली जाए। लड़की अनिच्छा से सहमत हो जाती है और अपनी माँ को तिशान की हालत के बारे में बताती है। तिशान के दोस्त और गार्ड उसे बचाने की योजना बनाते हैं, लेकिन व्यापारी महिला उन्हें रोककर एक कमरे में बंद कर देती है ताकि वे खुद को खतरे में न डालें। लेकिन वे लोग हार नहीं मानते और आखिरकार भागने में सफल हो जाते हैं। ऑफिसर बेहोशी से जागती है और तिशान का पता लगाकर उसे बचाने के लिए निकलती है, लेकिन तिशान की आंखों में तेज दर्द होता है और वह बेहोश हो जाता है। ऑफिसर उसे उठाकर सुरक्षित स्थान पर ले जाती है और उसकी देखभाल करती है। तिशान की देखभाल करते समय वह 2 अपराधियों को उसकी हत्या की साजिश रचते हुए सुनती है और उन्हें भागने के लिए कहती है। जब वे जंगल में छिपने की कोशिश करते हैं तो अपराधी उनके पीछे पड़ जाते हैं। ऑफिसर तिशान को सुरक्षित रखने के लिए अपराधियों के खिलाफ एक जाल बिछाती है और उन्हें एक-एक कर मारती है। हालांकि अपराधी बहुत संख्या में होते हैं। उनका सरगना बंदूक तानकर ऑफिसर से तिशान के बारे में पूछता है। जब वह नहीं बताती तो वह उसे सिर पर मारकर बेहोश कर देता है। तिशान ये सब देखकर दुख से तड़प उठता है, लेकिन असहाय महसूस करता है। अपराधी ऑफिसर को बंधक बना लेते हैं और तिशान को सामने आने के लिए मजबूर करते हैं। तिशान अपने दोस्त के साथ भेष बदलकर अपराधियों के अड्डे में प्रवेश करता है। उसका दोस्त गार्ड्स को चकमा देकर ध्यान भटकाता है, जिससे तिशान को ऑफिसर को बचाने का मौका मिलता है। हालांकि अपराधी तिशान के दोस्त को पकड़ लेते हैं और तिशान को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर कर देते हैं। अपराधियों का सरगना एक घातक खेल खेलता है। एक रिवॉल्वर में गोली डालकर बारी बारी से ट्रिगर दबाने को कहता है। पहले ऑफिसर ट्रिगर दबाती है, लेकिन गोली नहीं चलती। फिर तिशान ट्रिगर दबाने की तैयारी करता है, लेकिन तभी अमीर महिला
महिला और पुलिस आ जाते हैं और उन्हें बचा लेते हैं। तिशान थकावट से गिर जाता है और अस्पताल पहुंच जाता है। जब वह होश में आता है तो अमीर महिला उसे देखने आती है। वह तिशान की हालत के बारे में पूछती है और उसे आराम करने के लिए अकेला छोड़ देती है और जल्द ही उसका दोस्त उससे मिलने आता है। तिशान अपने दोस्त से पूछता है कि ऑफिसर कैसी है। ऑफिसर ये सुन लेती है और समझ जाती है कि तिशान उसकी परवाह करता है। वह अपने कमरे में जाती है, ये उम्मीद करते हुए कि तिशान उसे देखने आएगा। तिशान आखिरकार उसके पास जाता है और उसे याद आता है कि उसने अपनी जान जोखिम में डालकर उसकी रक्षा की थी। वह उसका धन्यवाद करता है कि उसने उसे बचाया और वह भी उसे धन्यवाद देती है कि उसने उसे अकेला नहीं छोड़ा। इसके बाद तिशान फिर से बाजार जाता है, जहाँ अमीर महिला उससे दोबारा मिलती है और पूछती है कि वह अब कैसा महसूस कर रहा है। जब वे बाजार में घूम रहे होते हैं तो तिशान एक लकड़ी की मूर्ति देखता है। अपनी शक्ति का उपयोग करते हुए वह मूर्ति के अंदर कुछ छिपा हुआ महसूस करता है और इसे खरीदने का फैसला करता है। अमीर महिला हैरान होती है कि उसने इतना बेकार दिखने वाली चीज क्यों खरीदी। घर पहुंचकर तिशान उस मूर्ति को तोड़ता है और अंदर एक पुराना नक्शा पाता है। वह नक्शा पहाड़ों में छिपे खजाने का संकेत देता है। तिशान गार्ड को नक्शा दिखाता है और कहता है, यह जापानी सेना का नक्शा है। उन्होंने युद्ध के दौरान बहुत सारा सोना और पैसा चुराया था और किसी को नहीं पता कि उन्होंने इसे कहाँ छिपाया, लेकिन यह नक्शा दिखाता है कि खजाना कहाँ है। वह सबको चेतावनी देता है कि खजाने तक पहुँचने का रास्ता बहुत खतरनाक होगा। तिशान खजाने की खोज में जाने का फैसला करता है और गार्ड भी उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। हालांकि एक शर्त रखी जाती है, उन्हें मुख्य गार्ड का ऑर्डर मानना होगा, जो कहता है, मैं एक विशेष बलों का अधिकारी रह चुका हूँ, इसलिए मुझे रास्ते के हर खतरनाक स्थान की जानकारी है। उनकी यात्रा शुरू होती है। वे जंगल पार करते हुए एक खुले मैदान में पहुंचते हैं। अचानक तिशान को महसूस होता है कि उसने किसी चीज पर कदम रख दिया है। अपनी शक्ति का उपयोग करते हुए वह समझ जाता है कि उसने एक लैंड माइन पर पैर रख दिया है। मुख्य गार्ड तेजी से उसके पास आता है और उसे हिलने से मना करता है, चेतावनी देते हुए कि कोई भी हलचल विस्फोट को ट्रिगर कर सकती है। वह तुरंत ऑफिसर को फोन करता है और उससे कुछ भारी वस्तु लाने को कहता है ताकि तिशान के वजन की जगह उसे रखा जा सके और उसे सुरक्षित बचाया जा सके। लेकिन बिना किसी हिचकिचाहट के ऑफिसर खुद उस माइन पर खड़ी हो जाती है तिशान को बचाने के लिए। सभी उसकी बहादुरी से शॉक्ड रह जाते हैं। तिशान हैरान होकर पूछता है, तुमने ऐसा क्यों किया? आंसू उसकी आंखों से बहने लगते हैं और वह कबूल करती है, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। अब कृपया चले जाओ, इससे पहले कि माइन फट जाए। में हमने देखा कि तिशान, जो कि इस कहानी का मुख्य हीरो है, उसका पैर एक लैंडमाइन पर पड़ गया था और उसे बचाने के लिए लेडी ऑफिसर ने अपनी जान दांव पर लगा ली और खुद उस लैंडमाइन पर खड़ी हो गई थी। अब आगे लेडी ऑफिसर गार्ड से कहती है कि तिशान और उसके दोस्त की जिम्मेदारी अब तुम्हारी है। फिर तिशान कहता है कि हम चारों साथ आए थे और साथ ही जाएंगे। इसके बाद गार्ड लेडी ऑफिसर को बचाना शुरू करता है। फिर सूरज डूब जाता है और हमें नेक्स्ट सीन में तिशान के दोस्त को लैंडमाइन से बात करते हुए दिखाया जाता है, जो कह रहा था कि तू तो नहीं फटा, लेकिन तूने हम सबकी फाड़ दी। हालांकि हमें ये नहीं दिखाया गया कि गार्ड ने लेडी ऑफिसर को कैसे बचाया। इधर तिशान और लेडी ऑफिसर की बात हो रही है, जहां तिशान लेडी ऑफिसर की बहादुरी से प्रभावित होकर उसे माफ कर देता है, क्योंकि लेडी ऑफिसर ने उसकी जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी थी। इसके बाद वह जापानी नक्शे के बारे में बताता है कि हम भारत और म्यांमार की सीमा के पास इस खजाने को खोजने जा रहे हैं। ये सुनकर लेडी ऑफिसर बहुत उत्साहित हो जाती है। फिर सभी खजाने की खोज में आगे बढ़ते हैं। तभी गार्ड को एक गुप्त ठिकाना दिखाई देता है। वह जापानी नक्शे को देखता है और कहता है कि खजाना यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है, लेकिन खजाने के पास ही यह गुप्त ठिकाना होना खतरनाक है। गार्ड ठिकाने का पता लगाने की योजना बनाता है और लेडी ऑफिसर से मदद मांगता है। लेडी ऑफिसर पोस्ट पर खड़े आदमी का ध्यान भटकाती है। वह आदमी लेडी ऑफिसर का पीछा करता है और कुछ दूर जाने के बाद लेडी ऑफिसर उसे मार गिराती है। इस मौके का फायदा उठाकर गार्ड चेक पोस्ट पर चढ़कर गुप्त ठिकाने का मुआयना करता है। वह बताता है कि यहाँ पर म्यांमार से आए हुए खतरनाक गुंडों ने ड्रग्स और हथियारों का ठिकाना बना रखा है। अगर हम इनसे टकराए तो हमारे बचने की संभावना बहुत कम है। अब हमारे पास एक ही रास्ता है कि इस ठिकाने को पार करके खजाने की ओर बढ़ें। गार्ड कहता है कि रात होने वाली है और आज हम आगे नहीं बढ़ सकते, इसलिए सभी आराम करने के लिए एक गुफा में चले जाते हैं। गुफा के बाहर उन्हें 2 आदमी आपस में बात करते दिखते हैं। उनमें से एक कहता है कि हम आज रात आराम करेंगे और सुबह डोवा बेस पर जाकर सामान उठाएंगे। बॉस ने कहा है कि इस बार बड़ी मात्रा में सामान उठाना है, इसलिए हमें सावधानी बरतनी होगी। ड्रग्स का नाम सुनकर गार्ड दोनों आदमियों पर हमला कर देता है और बाकी लोग उसे बचाने आगे आते हैं। गार्ड पूरी ताकत से उन्हें मार रहा होता है, तभी लेडी ऑफिसर उसे रोक लेती है। फिर लेडी ऑफिसर दोनों आदमियों से पूछती है कि तुम लोग कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो। उनमें से एक आदमी बताता है कि ग्रीस में पुलिस का दबदबा बढ़ गया है, इसलिए हमारे पास ड्रग्स खत्म हो गई थी और हम यहाँ केवल माल उठाने आए थे। इधर गार्ड डोवा के पास जाता है और उसे मारकर पूछता है कि ठिकाना कहाँ है। डोवा बताता है कि ठिकाना यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है। गार्ड बताता है कि डोवा एक ड्रग माफिया है जो बॉर्डर एरिया में बहुत मशहूर है। करीब 6 साल पहले जब मैं और मेरा भाई म्यांमार बॉर्डर पर व्यापार करने आए थे, तब डोवा ने हमें फंसा लिया। जब हम वापस जा रहे थे तो हम दोनों भाई ड्रग्स के जाल में फंस गए। मेरा भाई मुझे बचा पाया, लेकिन खुद फंस गया। कुछ दिन बाद मेरे पास एक पार्सल आया जो ड्रग माफिया ने भेजा था। पार्सल खोलकर देखा तो उसमें मेरे भाई के टुकड़े थे। ये सब बताते हुए गार्ड अपने आंसू रोकने की कोशिश करता है और फिर कसम खाता है कि भविष्य में अगर मौका मिला तो वह ड्रग माफिया का अंत जरूर करेगा। तिशान उसे समझाता है कि तुम जो भी करो, लेकिन कोई ऐसी गलती मत करना जिससे तुम्हारी जान को खतरा हो। लेकिन बाद में गार्ड सबको छोड़कर अकेले डोवा को मारने निकल पड़ता है। फिर गार्ड डोवा के आदमियों को एक एक कर मारकर डोवा के कमरे तक पहुंचता है। डोवा और गार्ड की जबरदस्त लड़ाई होती है और
अंत में डोवा गार्ड को पकड़ लेता है। अगली सुबह तिशान, उसका दोस्त और लेडी ऑफिसर गार्ड को बचाने का प्लान बनाते हैं। तिशान को एक आइडिया आता है और तीनों लोग ड्रग डीलरों के वेश में दूसरे ठिकाने में घुसते हैं। वहाँ वो गार्ड को कोड़े खाते हुए देखते हैं। ये देखकर तीनों को गुस्सा आता है, लेकिन वे कुछ नहीं कर सकते। फिर डोवा वहाँ आता है और कहता है कि तुम तीनों मुझे अजनबी लग रहे हो। तिशान बहाना बनाकर कहता है कि वांग माजी ने हमें यहाँ सामान लेने भेजा है, लेकिन डोवा थोड़ा शक करता है। फिर डोवा अपने आदमी जंगा को बुलाता है और उसे तीनों को अंदर ले जाने को कहता है। जंगा तीनों को एक कमरे में ले जाता है और तिशान से माल की जांच करने को कहता है, लेकिन जंगा समझ जाता है कि ये लोग वांग माजी के आदमी नहीं है। अब जंगा तिशान से पूछता है कि तुम लोग यहाँ डोवा के ठिकाने पर क्या करने आए हो। इस पर तिशान कहता है कि मेरे पास ये जापानी नक्शा है जिसमें खजाने की लोकेशन है। तिशान और लेडी ऑफिसर मिलकर जंगा को उकसाते हैं ताकि वह डोवा के खिलाफ बगावत करे। अंत में जंगा तीनों से कहता है कि अगर तुम लोग डोवा को रास्ते से हटाओ तो मैं तुम तीनों को जिंदा जाने दूंगा, और अगर मुझे खजाना मिला तो मैं तुम्हारे दोस्त गार्ड को भी छोड़ दूंगा। फिर लेडी ऑफिसर डोवा को मारने का प्लान बनाती है और हमें प्लान को एग्जीक्यूट होते हुए दिखाया जाता है, जहां सबसे पहले बेस्ट फ्रेंड एक गोदाम में टाइम बम लगाता है और जैसे ही टाइम बम फट जाता है तो डोवा के सभी आदमी भागते हुए बाहर निकल जाते हैं और इसी मौके का फायदा उठाते हुए बेस्ट फ्रेंड गार्ड को बचाने जाएगा और तिशान और लेडी ऑफिसर डोवा को मारने के लिए चले जाएंगे। फिर हमें बेस्ट फ्रेंड को दिखाया जाता है जो गार्ड को बचाने आता है। जैसे ही बेस्ट फ्रेंड गार्ड को बचाकर भागने वाला होता है तभी डोवा के आदमी वहां आ जाते हैं और उन दोनों पर गोलियां चला देते हैं। बेस्ट फ्रेंड और गार्ड गोलियों से तो बच जाते हैं, लेकिन डोवा के आदमी द्वारा पकड़े जाते हैं। इधर डोवा शराब के नशे में धुत होकर गोलियां चला रहा होता है और गोलियां खत्म होने के बाद डांस कर रहा होता है। तभी वहां तिशान और लेडी ऑफिसर आते हैं और फिर वहां जंगा आता है और डोवा के सिर पर गन तान देता है और गोली मार देता है। इसके बाद जंगा तिशान और लेडी ऑफिसर के साथ धोखा करके उन्हें भी पकड़ लेता है। यहाँ जंगा का मेन पर्पस डोवा को रास्ते से हटाना था और उसको तिशान के खजाने वाली बात पर कोई भरोसा नहीं था। इस तरफ लेडी हु अपनी असिस्टेंट को कॉल करके बोलती है कि तुम तिशान और उसके दोस्तों को मत मारना। इस पर उसकी असिस्टेंट बताती है कि तिशान और उसके दोस्तों को डोवा के आदमियों ने पकड़ लिया है और डोवा के आदमी उन्हें मार देंगे। इधर डोवा के अड्डे पर जंगा ने चारों दोस्तों को बांध रखा होता है। जंगा तिशान को मारने ही वाला होता है कि बेस्ट फ्रेंड जंगा से बोलता है कि हमारे पास एक और मामला है जिस पर बात करना बाकी है। लेडी हूँ अपनी बेटी को बताती है कि तिशान और उसके दोस्तों को डोवा के आदमियों ने पकड़ लिया है। उसकी बेटी याद दिलाती है कि कैसे तिशान और उसके दोस्तों ने उसे बचाया था और वो अपनी माँ से उन्हें बचाने के लिए कहती है। इस पर लेडी हु कहती है कि वो कोशिश करेगी। इधर तिशान जंगा को बताता है कि वह खजाना इसी जंगल में छुपा है और मैं तुम्हारी उस खजाने को ढूंढने में मदद कर सकता हूँ, लेकिन जंगा को तिशान की बात पर यकीन नहीं होता। तब तिशान जंगा को बताता है कि मेरे पास गोल्डन आइज की शक्ति है और जंगा को इस बात पर यकीन दिलाने के लिए तिशान उसकी ड्रेस के आर पार उसकी चेस्ट पर घाव के निशान को देख लेता है जिसे छिपाने के लिए एक टैटू बनाया होता है और फिर जंगा को बताता है कि तुम्हारी चेस्ट पर मारपीट के निशान हैं और ये चोट के निशान तुम्हारे बचपन के हैं और बचपन में तुम्हारे पिता ने तुम्हें मारा पीटा और तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार किया और तुमने इन्हीं यादों को छुपाने के लिए अपने गांव के निशान पर टैटू बनवा लिए। तिशान की बात सुनकर जंगा को उस पर यकीन हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है जहाँ तिशान जंगा को लेकर खजाने की तलाश में आगे बढ़ रहा होता है। तिशान अपनी गोल्डन आई से झाड़ियों के पीछे गुफा को देखता है और जंगा को लेकर उस गुफा में चला जाता है। इस तरफ तिशान को तीनों साथी रस्सी से आपस में बंधे हुए होते हैं। तभी बेस्ट फ्रेंड और लेडी ऑफिसर जंगा के आदमी को उसके खिलाफ भड़काना चालू कर देते हैं। लेडी ऑफिसर का यह प्लान काम कर जाता है और वो अपने एक आदमी से कहता है कि जाओ देख कर आओ जंगा को खजाना मिला या नहीं। इस तरफ तिशान की बात सही साबित होती है और उन्हें उस गुफा में ढेर सारा खजाना मिल जाता है जिसे देखकर जंगा तो पागल हो जाता है। वहीं भेजा गया आदमी ये सब देख लेता है और वापस आकर ये सारी बात जंगा के खास आदमी को बता देता है। फिर जंगा का खास आदमी अपने सभी आदमियों को लेकर जंगा को मारने के लिए निकल जाता है और तिशान के तीनों साथी भी उनके पीछे से निकल जाते हैं। इधर गुफा के अंदर तिशान अपनी गोल्डन आई से गुफा में एक बड़े से हॉल में एक बॉक्स देखता है और उस बॉक्स को बाहर निकाल लेता है जिसमें एक पांडुलिपि मिलती है। तभी जंगा तिशान के सिर पर गन तान देता है और पांडुलिपि को छीन लेता है। उसी वक्त जंगा का खास आदमी अपने लोगों के साथ वहां पहुंच जाता है और देखते ही देखते दोनों टीमों के बीच गोलियां चलनी शुरू हो जाती हैं। जंगा का खास आदमी उसे मार डालता है और तभी अमीर महिला अपने साथियों के साथ वहां पहुंच जाती है और वो उन सभी को मार देती है। तिशान वो पांडुलिपि लेने जंगा के पास जाता है, लेकिन तभी वहां टीयर गैस के गोले आकर गिरते तिशान बेहोश हो जाता है। हालांकि अपनी गोल्डन आइज की मदद से तिशान देख लेता है कि अमीर महिला ने पांडुलिपि ले ली है। इधर लेडी ऑफिसर भी बेहोश होने से पहले अमीर महिला का मास्क हटा लेती है और फिर बेहोश हो जाती है। सीन शिफ्ट होता है जहाँ तिशान को अपने घर में होश आता है। उसका दोस्त उसे बताता है कि लेडी हु ने उन सभी को बचाकर यहाँ भेज दिया और वो सारा खजाना भी किसी ने चुरा लिया है। तिशान को यह जानकर बहुत दुख होता है कि शुरू से लेकर अब तक अमीर महिला सिर्फ उसका इस्तेमाल कर रही थी। गोल्डन आइज होने के बावजूद भी तिशान अमीर महिला का असली रंग नहीं देख पाया और उसका भी कट गया। इधर पुलिस स्टेशन में लेडी ऑफिसर अपने सीनियर को बताती है कि वो अपने मिशन को पूरा करने के बहुत करीब थी, लेकिन उसका सीनियर उसे भरोसा दिलाता है कि तुम ये मिशन कर सकती हो। फिर हमें रात में अमीर महिला को दिखाया जाता है जो पांडुलिपि पढ़ रही होती है। उसमें फेंक कुवान की जीवनी का उल्लेख होता है जो गोल्डन आइज की असाधारण शक्तियों के साथ पैदा हुआ। फेंक कुवान बताता है कि गोल्डन आइज की शक्तियों की मदद से मैंने खूब पैसा कमाया। बाद में फिर मैं बीमार पड़ गया और मैं इतने दर्द में था कि मैं अब जी
जीना नहीं चाहता था और मैं मर रहा था। तभी यहाँ पर पांडुलिपि में लिखे हुए शब्दों का अंत हो जाता है। फिर अमीर महिला किसी को कॉल करके बताती है कि फेंकन संबंधित बाजार में जितनी भी प्राचीन वस्तुएं हैं और जितनी भी पांडुलिपियां हैं वह मुझे चाहिए, और कुछ ही दिनों में मंगोलिया में फेंकन संबंधित कब्र की खोज होने वाली है, उस पर विशेष ध्यान रखना। अगले दिन गिया तिशान और दोस्त के लिए खाना लाती है। उसे पता चलता है कि तिशान घर से बाहर ही नहीं निकला। फिर वह उनसे कहती है कि वे एंटीक मार्केट जाएंगे ताकि तिशान अपने पुराने काम पूरे कर सके। अगले दिन सभी एंटीक मार्केट जाते हैं, लेकिन तिशान अब भी दुखी रहता है। अमीर बिजनेसमैन उससे वजह पूछता है तो वह कहता है कि लोग एक दूसरे से धोखा कर रहे हैं और अब वह किसी से ज्यादा मेल जोल नहीं रखना चाहता। ये सुनकर अमीर बिजनेसमैन समझ जाता है कि तिशान का दिल प्यार में टूट गया है। दूसरी ओर जगुआर लेडी ऑफिसर से मिलता है और बताता है कि कुछ दिन पहले उसने ऐसे लोगों को पकड़ा था जिनके पास अवैध सामान था, लेकिन वे उन्हें चकमा देकर भाग गए। अब आज रात के समय एंटीक मार्केट में उनका सौदा होने वाला है। अगले सीन में लेडी ऑफिसर अपनी टीम के साथ उन डीलरों को पकड़ लेती है जो वाहन में सामान ले जा रहे थे, लेकिन तभी कोई वाहन लेकर भाग जाता है। बाकी तीनों को सामान के साथ पकड़ लिया जाता है। लेडी ऑफिसर प्रोफेसर मैंग और दादाजी के साथ सामान की जांच करवाती है। प्रोफेसर मैंग बताती है कि यह हान साम्राज्य के समय की है और मैंने कभी यह नहीं सुना कि हान साम्राज्य की प्राचीन वस्तुएं इनर मंगोलिया में मिलती हैं। इधर तिशान को उदास देखकर दादाजी उससे पूछते हैं कि वह उदास क्यों है। वह कहता है कि वह यहाँ काम के बारे में जानकारी लेने आया था, लेकिन लोगों के धोखे को देखकर उसका मन टूट गया। इस पर अंकल उसे समझाते हैं कि किसी भी काम में अच्छे और बुरे दोनों तरह के लोग मिलते हैं। ये हम पर निर्भर करता है कि हम किससे कैसा व्यवहार करें। समस्याएं हर इंसान की जिंदगी में आती हैं और हमें उनसे सीख कर आगे बढ़ना चाहिए। इसके अलावा वे शियांग रुई को यह भी कहते हैं कि अब से अपनी प्रतिभा को छिपा कर रखना, क्योंकि लोग ऐसे लोगों का फायदा जल्दी उठा लेते हैं। इसके बाद तिशान 2 तस्वीरें दिखाता है और कहता है कि उन्होंने कुछ लोगों को पकड़ा है जो इनर मंगोलिया से कीमती चीजें सप्लाई कर रहे हैं। मूर्ति पर एक अजीब सा निशान मिला है, जिसकी जांच के लिए वह प्रोफेसर मैंग के साथ कब्रों की खोज में जा रहा है और इसमें बाकी सभी को भी चलना होगा। अगले सीन में सभी इनर मंगोलिया की कब्रों के पास होते हैं, जहाँ काउंटी प्रमुख प्रोफेसर मैंग से कहता है कि यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो चीनी भाषा समझता हो और इलाके का सही मार्गदर्शन कर सके, और एक व्यक्ति है जो चाइनीज भाषा जानता है, लेकिन वह बहुत जिद्दी है और जैसे ही उसने आर्कियोलॉजिकल टीम का नाम सुना तो उसने गाइड करने से साफ मना कर दिया। इस पर प्रोफेसर मैंग उससे दोबारा बात करने के लिए जोर देती है। फिर काउंटी चीफ अपने जूनियर के साथ उस गाइड से मिलने आते हैं जिसका नाम बोगर होता है। यहाँ पर जूनियर बोगर से पूछता है कि आप हमारी मदद क्यों नहीं कर सकते। इस पर बोगर एक लंबा भाषण देते हुए कहता है कि आप इस घास के मैदान को देखो, अगर आप इस मैदान में गड्ढे करोगे तो फिर इनमें बारिश का पानी भरना शुरू हो जाएगा और मैं ऐसा हरगिज होने नहीं दूंगा। इस पर जूनियर समझाते हुए बोलता है कि आपके घास के मैदानों के संरक्षण के लिए सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। हमारा उद्देश्य आपके घास के मैदानों को बर्बाद करना नहीं है, हम तो केवल आपसे इतना चाहते हैं कि हमारी मदद कीजिए ताकि हम केवल उस जगह पर खुदाई कर सके जहाँ पर प्राचीन सभ्यता और कब्रों के निकलने की संभावना हो। और आप एक बार हमारे उपकरणों को देखिए, हम प्रोफेशनल तरीके से बिना पर्यावरण को ज्यादा नुकसान पहुंचाए खोज करने आए हैं। फिर हमें आर्कियोलॉजी टीम के टेंटों को दिखाया जाता है जहाँ काउंटी चीफ और जूनियर के साथ साथ बोगर आता है और पूरी आर्कियोलॉजिकल टीम को देखता है। साथ ही प्रोफेसर मैंग का असिस्टेंट बोगर को अपने सारे उपकरणों की जानकारी देता है। ये सब देखकर बोगर इंप्रेस हो जाता है, लेकिन अभी भी वो उनकी मदद करने को तैयार नहीं होता। अगले सीन में इनर मंगोलिया के लोगों द्वारा अपनी सभ्यता और कल्चर का प्रदर्शन दिखाया जाता है। वहीं लेडी ऑफिसर भी शानदार डांस करने लगती है और यह सब बोगर भी देख रहा होता है। फिर जूनियर बोगर से पूछता है कि क्या वो उनकी मदद करेगा। इस पर बोगर कहता है कि तुम सबको यह सिद्ध करना होगा कि जिस प्रकार तुम प्राचीन सभ्यता और कल्चर की खोज करने आए हो, उस प्रकार तुम सब लोग महान और शक्तिशाली योद्धा भी हो या नहीं हो। इस पर जूनियर बोगर के चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है और फिर हमें दोनों के बीच एक एक हाथ कुश्ती के युद्ध को दिखाया जाता है और इस कुश्ती के युद्ध में जो पहले जिसे गिराए वही विजेता होगा और बोगर जूनियर को बुरी तरह से हरा देता है। और यह देखकर लेडी ऑफिसर बोगर के चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेती है, लेकिन बोगर का भाई कहता है कि हम औरतों से नहीं लड़ते। इस पर लेडी ऑफिसर बोलती है कि क्यों तुम लोगों को औरतों से लड़ने में शर्म आती है या उनसे डर लगता है। इस पर बोगर के भाई को गुस्सा आता है और वह लेडी ऑफिसर से कुश्ती लड़ने के लिए तैयार होता है, लेकिन ऑफिसर बोगर के भाई को 2 बार पछाड़ देती है और जीत जाती है। फिर बोगर लेडी ऑफिसर से कुश्ती करता है, लेकिन इस बार लेडी ऑफिसर उसे हरा नहीं पाती। तब बोगर कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। यह सुनकर तिशान का दिमाग घूम जाता है और वो बोगर को कुश्ती का चैलेंज दे बैठता है। हालांकि तिशान ने कभी कुश्ती नहीं लड़ी होती, लेकिन फिर भी अपनी गोल्डन आइज की मदद से वो बोगर के पैर पर लगी चोट को देख लेता है और उसी पर वार करके जैसे तैसे कुश्ती जीत जाता है। हारने के बाद बोगर अपने के वादे के अनुसार उनकी मदद करने के लिए मान जाता है। फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बोगर अपने घोड़े की देखभाल कर रहा होता है। तभी तिशान वहाँ आता है और घास के मैदानों के बारे में जानने की कोशिश करता है। उसे बोगर की बातों से यह पता चलता है कि सरकार ने घास के मैदानों को दोबारा हरा भरा करने के लिए पौधारोपण किया था, लेकिन एक हिस्से में घास का मैदान डेवलप नहीं हो पाया। ये सुनकर तिशान को एहसास होता है कि हो सकता है कि उसके नीचे कब्र हो। तिशान ये बात प्रोफेसर मैंग को बताता है। इधर अमीर महिला का असिस्टेंट उसे बताता है कि तिशान और उसकी टीम इनर मंगोलिया में आ गई है। ये सुनकर अमीर महिला तिशान को छोड़कर बाकी सभी को रास्ते से हटाने के लिए कहती है। इधर सभी कब्रों की खोज में जाने के लिए खुदाई कर चुके होते हैं और सभी एक साथ गुफा के अंदर प्रवेश करते हैं। गुफा में थोड़ी दूर जाने के बाद तिशान की तबीयत धीरे धीरे खराब होने लगती है। गुफा में आगे बढ़ने पर हमें एक कब्र को दिखाया जाता है जहाँ तिशान की तबीयत
हालत और ज्यादा खराब होने लगती है। फिर लेडी ऑफिसर तिशान को बाहर लाती है और डॉक्टर के कहने पर दवाई लाने के लिए शहर जाने के लिए मान जाती है। इधर कब्र के अंदर एक प्राचीन काल का चेस बोर्ड निकलता है। इधर लेडी ऑफिसर शहर जाती है जहाँ अमीर महिला का असिस्टेंट लेडी ऑफिसर को मारने के लिए उस पर नजर रखे हुए हैं, लेकिन बोगर उसे देख लेता है। तभी अमीर महिला के आदमी लेडी ऑफिसर पर हमला कर देते हैं, लेकिन बोगर वहाँ आकर उन सभी को मार देता है और लेडी ऑफिसर को बचा लेता है। फिर वो दोनों दवाई लेकर फिर से लौट आते हैं। इस तरफ कब्र में से फैक क्वान का कंकाल निकलने की बजाय चेस बोर्ड निकलता है। इस बात को लेकर सब परेशान होते हैं और इस पहेली को सुलझाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी लेडी ऑफिसर प्रोफेसर मैंग को छोड़कर सभी को बाहर जाने के लिए कहती है और प्रोफेसर मैंग को उस पर हुए हमले के बारे में बताती है। लेडी ऑफिसर उस चेस बोर्ड को देखती है, लेकिन उसे भी कुछ समझ नहीं आता। फिर हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जूनियर अपने ग्रैंडफादर से वीडियो कॉल पर बात करता है और उन्हें चेस बोर्ड के बारे में बताता है। इस पर ग्रैंडफादर कहते हैं कि हो सकता है वहाँ कोई और चैम्बर हो जहाँ पर कब्र को दफनाया गया हो। अगली सुबह वो सभी कब्र के आसपास के एरिया की जांच करते हैं और उन्हें पता लगता है कि कब्र के नीचे एक और गुफा बनी हुई है जो आग की आकृति नुमा है और सभी उस गुफा में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, जहाँ एक जगह आकर गुफा बंद हो जाती है। तभी तिशान गोल्डन आइज से एक बटन को देखता है और उसे दबाकर गेट को ओपन करता है। तभी हमें उसके पीछे एक और गेट दिखाई देता है जो चेस बोर्ड की शेप में बना होता है। फिर तिशान प्रोफेसर मैंग से कहता है कि जो हमें पहले छोटा चेस बोर्ड मिला था उसको हमें इस गेट में फिट करना होगा और फिर इस गेम को फिनिश करना होगा। इस पर प्रोफेसर मैंग पूछती है कि इस गेम को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। इस पर तिशान पहले दाएं बाएं देखता है जहां इस प्राचीन चेस बोर्ड के गेम को खेलने के नियम लिखे होते हैं, जिसे वह प्रोफेसर मैंग को बताता है। यहाँ पर तिशान को नियम तो समझ में आ जाते हैं, पर कैसे खेलना है ये समझ में नहीं आता। इसलिए एक बार फिर अपनी गोल्डन आइज से उस गेट को देखता है ताकि उसे पता लग सके कि इस प्राचीन चेस बोर्ड के गेम को कैसे कंप्लीट करना है। और जैसे ही तिशान को पता लगता है वह जूनियर को अपने साथ लेता है और साथ में दोनों चेस बोर्ड के गेम को खेलने लग जाते हैं। यहाँ पर तिशान गेम को सॉल्व करता है और दरवाजा खुल जाता है। फिर गेट ओपन होने के बाद तिशान अपनी इमेजिनेशन में चला जाता है जहाँ पर वह धीरे धीरे गुफा के अंदर बढ़ने लगता है और थोड़ी दूर जाकर उसे फैक क्वान दिखता है जो कि अजीब तरीके से डांस कर रहा होता है। जैसे ही तिशान फैक क्वान को देखता है तो वो हैरान रह जाता है क्योंकि उसकी शक्ल फैक क्वान से मिलती जुलती है। तभी जूनियर उससे कहता है कि अरे तुम कहाँ खो गए, देखो गेट ओपन हो गया है। सभी एक एक करके अंदर आ जाते हैं। तभी जूनियर आगे बढ़ते हुए प्राचीन वस्तुओं को देखता है और प्रोफेसर मंग से पूछता है कि यह सारी प्राचीन वस्तुएं कितने साल पुरानी होगी। इस पर प्रोफेसर मंग किन राजवंश और हान राजवंश का इतिहास बताती है कि यह कम से कम 2000 साल पुराने हैं। और फिर थोड़ी देर बाद कुछ प्राचीन सिक्कों को हाथ में लेकर प्रोफेसर मंग बताती है कि पहले इन सिक्कों का वजन 3 से 5 ग्राम तक होता था, परंतु जब 6 राज्यों का एकीकरण हुआ तो इनका वजन बढ़ाकर 8 ग्राम तक कर दिया गया था। इधर तिशान उस जगह की दीवारों को देख रहा होता है जहाँ से फैक क्वान निकल कर आया था और डांस करने लगा था। फिर सभी ऊपर आ जाते हैं जहाँ उन्हें एक कब्र दिखाई देती है और जैसे ही वह सभी कब्र को खोलते हैं तो उन्हें फिर से कब्र में से कंकाल के स्थान पर कुछ प्राचीन वस्तुएं मिलती हैं और सब एक दूसरे को देखने लगते हैं। थोड़ी देर बाद तिशान अकेले उस गुफा में आ जाता है जहाँ उसे कब्र की जगह फेंकवान बैठा हुआ दिखता है। तिशान उससे पूछता है कि तुम्हारी कब्र में से कंकाल की जगह ये प्राचीन वस्तुएं क्यों मिल रही हैं? फेंकवान तिशान की ओर देखता है और उसकी आंखें लाल हो जाती हैं और उनमें से खून निकलने लगता है। तिशान ये देखकर डर जाता है और हमें पता चलता है कि वो सिर्फ एक सपना था। इधर प्रोफेसर मंग अब तक की सारी कब्रों से जुड़ी हुई फाइलें लाने के लिए टेंट में जाती है, लेकिन देखती है कि टेंट का लॉक टूटा हुआ है। वो अंदर जाती है जहाँ एक शख्स उन पर हमला कर देता है। प्रोफेसर मंग की चीख सुनकर तिशान और ऑफिसर जल्दी से टेंट की तरफ भागते हैं। अगली सुबह जब प्रोफेसर मंग आराम कर रही होती है तब तिशान लेडी ऑफिसर को बताता है कि मुझे यह कैमरे की फ्लैश लाइट के कांच का एक टूटा हुआ टुकड़ा मिला है। किसी ने जानबूझकर प्रोफेसर मंग पर हमला किया है। तभी प्रोफेसर मंग को होश आता है। तिशान के पूछने पर प्रोफेसर मंग बताती है कि उन्होंने हमलावर का चेहरा नहीं देखा था। तिशान समझ जाता है कि हो ना हो हमलावर कोई अंदर का ही आदमी है। तिशान बताता है कि कल रात जिस कैमरे से हमलावर फोटो क्लिक कर रहा था उसका एक कांच का टुकड़ा मुझे मिला। इसका मतलब वह कैमरा टूट गया होगा और हमें हमारी टीम के साथ लाए सभी कैमरों की जांच करनी होगी। इससे हम अपराधी का पता लगा सकते हैं। इस तरफ हम प्रोफेसर मंग के असिस्टेंट को अमीर महिला के असिस्टेंट से बात करते हुए देखते हैं और हमें पता चलता है कि कल रात उसी ने प्रोफेसर मंग पर हमला किया और उन फाइल से जुड़ी सारी जानकारी उसने अमीर महिला के असिस्टेंट को दे दी है। इधर तिशान अपनी गोल्डन आइज की शक्तियों की मदद से ये पता लगा लेता है और प्रोफेसर मंग का असिस्टेंट तिशान से कहता है कि उसे पैसों की जरूरत थी, इसीलिए उसने ऐसा कदम उठाया और वो तिशान से माफी मांगता है। लेकिन जब तिशान उसे माफ नहीं करता तो वो तिशान पर हमला करने ही वाला होता है कि तभी अमीर महिला का असिस्टेंट जो उस पर दूर से नजर रखे हुए था वो उस पर गोली चला देता है और वो गोली प्रोफेसर मंग के असिस्टेंट के हाथ पर लगती है। थोड़ी देर बाद उसका असिस्टेंट प्रोफेसर मंग से माफी मांगता है, लेकिन वो उसे बिना कुछ जवाब दिए वहां से चली जाती है। अगले सीन में प्रोफेसर मंग अपने असिस्टेंट के साथ की कुछ फोटोज को देख रही होती है। तभी वहां तिशान आता है और प्रोफेसर मंग से बोलता है कि हमने 2 अलग अलग चैम्बर से कब्रों को खोज निकाला
निकाला, परंतु उन दोनों में हमें किसी का कंकाल नहीं मिला। इससे तो यह समझना मुश्किल है कि इन कब्रों को बनाया क्यों गया है और फ्रैंक क्वान की कब्र को कहाँ दफनाया गया है। इस पर प्रोफेसर मंग ने जवाब दिया कि अभी हम यहाँ रहकर इन चैम्बर्स की जांच करेंगे और पता लगाएंगे कि इन चैम्बर्स को बनाने का उद्देश्य क्या था। और तिशान ऑफिसर के साथ फिर से लौटने का जिक्र करता है। तिशान और लेडी ऑफिसर बोगर से अलविदा लेकर फिर से अपने शहर लौट आते हैं। उन दोनों को देखकर उनका दोस्त बहुत खुश हो जाता है। अगली सुबह पुलिस स्टेशन में लेडी ऑफिसर इनर मंगोलिया से अवैध रूप से ला रहे प्राचीन वस्तुओं के अपराधियों में से एक से पूछताछ कर रही होती है। तब वह अपराधी लेडी ऑफिसर को बताता है कि वह यह सब उसके बॉस के कहने पर कर रहा था। जब ऑफिसर अपनी टीम के साथ उसके बॉस के घर जाती है तो देखती है कि किसी ने उसके बॉस को पहले ही मार दिया है। रात में लेडी ऑफिसर अभी भी अपने ऑफिस में होती है और सबूतों को देख रही होती है। तभी जूनियर वहाँ आता है और लेडी ऑफिसर को याद दिलाता है कि आज ऑफिसर का बर्थडे है। थोड़ी देर बाद लेडी ऑफिसर को तिशान के घर पर दिखाया जाता है, जहाँ पर गिया उसका वेलकम करती है और लेडी ऑफिसर तिशान के घर की डेकोरेशन देखकर खुश हो जाती है। यहाँ सभी लेडी ऑफिसर का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए इकट्ठा हुए होते हैं, परंतु सभी लेडी ऑफिसर को इग्नोर कर रहे हैं और गेम खेलने में बिजी हैं और तिशान किसी काम से बाहर गया हुआ है। ये सब देखकर लेडी ऑफिसर एक जगह आकर उदास होकर बैठ जाती है और तभी लाइट चली जाती है। फिर तिशान लेडी ऑफिसर के लिए केक लाता है और सब एक साथ मिलकर लेडी ऑफिसर को सरप्राइज देते हैं। फिर तिशान दादाजी से बात करता है और उन्हें बताता है कि मेरे साथ कुछ अजीब घटनाएं हो रही हैं। जब मैं म्यांमार में था तो मेरी आंखों की रोशनी चली गई और 2 दिन बाद अपने आप ठीक हो गई, और इस बार इनर मंगोलिया में जब मेरी तबीयत खराब हुई तो मैंने अपनी सुनने की शक्ति खो दी और जैसे ही मैं ठीक हुआ तो अपने आप सारी चीजें नॉर्मल हो गईं। इस पर दादाजी बताते हैं कि प्राचीन चिकित्सा प्रणाली जैसे आयुर्वेद के अनुसार हमारी 5 इंद्रियां देखना, सुनना, सूंघना, चखना और स्पर्श महसूस करना, ये सभी आपस में जुड़ी होती हैं और इनमें से किसी का खराब होना सामान्य बात नहीं है। उसी समय तिशान के मॉडर्नाइज सीजन 1 के पिछले पार्ट में हमने देखा था कि तिशान को अमीर महिला का कॉल आता है और वो उसकी कार में बैठकर चला जाता है। इस पार्ट की शुरुआत में तिशान अमीर महिला के साथ बैठा होता है और पूछता है कि अब तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। इस पर अमीर महिला बोलती है कि मुझे आपकी केवल एक मदद चाहिए। इस पर तिशान कहता है कि मैं सिर्फ अपने दोस्तों की मदद करता हूँ, धोखेबाज इंसानों की नहीं। इस पर अमीर महिला उससे एक व्यापारिक सौदा करने के लिए कहती है, लेकिन तिशान कहता है मुझे किसी भी व्यापारिक सौदे में कोई दिलचस्पी नहीं है और तिशान उठकर जाने लगता है। तभी अमीर महिला कहती है कि क्या तुम गोल्डन आइज के बारे में जानना नहीं चाहोगे और उस पांडुलिपि के बारे में जो हमें म्यांमार में मिली थी, उसमें क्या लिखा है, क्या यह तुम जानना नहीं चाहोगे। इस पर तिशान पूछता है क्या जानती हो तुम गोल्डन आइज के बारे में। इस पर अमीर महिला जवाब देती है मैं बहुत सी ऐसी बातें जानती हूँ जो तुम अभी तक नहीं जानते। अगर तुम भी गोल्डन आइज के बारे में जानना चाहते हो तो तुम्हें इसके लिए मुझसे एक डील करनी होगी जिसमें तुम एक व्यापारिक सौदे में मेरी मदद करोगे और मैं तुम्हें गोल्डन आइज के बारे में बताऊंगी। हमारी कल सुबह 11 बजे की फ्लाइट है और मैं तुमसे एयरपोर्ट पर मिलूंगी। तिशान टिकट लेकर वहां से चला आता है। इधर तिशान जब घर लौटता है तो लेडी ऑफिसर उसी का इंतजार कर रही होती है। वो तिशान से पूछती है क्या तुम उस कलमुही से मिलने गए थे। इस पर तिशान कहता है कि हाँ, मुझे कुछ पर्सनल रीजन की वजह से अमीर महिला से मिलना पड़ा। ये सुनकर ऑफिसर वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद दादाजी वहां आते हैं और तिशान से कहते हैं कि सभी के जाने के बावजूद ऑफिसर तुम्हारा इंतजार करती रही। इससे ये पता चलता है कि वो तुम्हारी कितनी परवाह करती है। अगली सुबह तिशान की फ्लाइट यूनान में लैंड होती है। तिशान और अमीर महिला एक रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं। तब अमीर महिला उसे बताती है कि उसके पास एक कीमती पत्थर है जिसकी कीमत करोड़ों में है, लेकिन अभी मार्केट मंदा है, जिस वजह से उस पत्थर के लाख रुपए भी नहीं आ रहे। इसलिए अमीर महिला चाहती है कि तिशान एग्जीबिशन में उस पत्थर की कीमत को बढ़ाए। ये सुनकर तिशान कहता है कि मैं आपके साथ किसी प्रकार का इल्लीगल काम नहीं करूंगा और लोगों को धोखा देना मेरी फितरत में नहीं है। इस पर अमीर महिला कहती है कि मैं आपसे किसी प्रकार का इल्लीगल काम नहीं करवाना चाहती। आप खुद एक बार उस कीमती पत्थर की जांच कर लेना और आपको तो केवल अधिक से अधिक बोली पर उस कीमती पत्थर को खरीदना है और बाद में हमारी टीम उसे बढ़े हुए मूल्य पर वापस किसी और व्यक्ति को बेच देगी। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें इस ड्रामे में नए कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है मिस्टर नागा। यहाँ उसकी असिस्टेंट उसे बताती है कि तिशान यूनान में आ गया है और आज शाम एग्जीबिशन में शामिल होने वाला है। इधर हम लेडी ऑफिसर को देखते हैं जो एक केस के सिलसिले में यूनान पहुंच गई और वो उसी होटल में है जहाँ पर एग्जीबिशन होने वाला है। लेडी ऑफिसर जूनियर के भाई से पूछती है क्या आपने अमीर महिला को देखा है। इस पर जूनियर का भाई जवाब देता है कि वो तिशान के साथ है और वह दोनों किसी मैटर पर आपस में बात कर रहे हैं। बाद में हम तिशान और अमीर महिला को एग्जीबिशन में देखते हैं जहाँ पर मिस्टर नागा और उसकी असिस्टेंट भी बैठी हुई है और यहाँ हमें लेडी ऑफिसर और जूनियर के भाई को भी बैठा हुआ दिखाई देता है। अब उस कीमती पत्थर पर बोली लगना शुरू हो जाती है जिसके बारे में अमीर महिला ने तिशान को बताया था। उस कीमती पत्थर की शुरुआती बोली 6 मिलियन होती है और यहाँ पर तिशान बार बार बढ़ी हुई प्राइस पर बोली लगाकर उसकी कीमत 16 मिलियन तक ले आता है। यहाँ मिस्टर नागा तिशान और अमीर महिला पर नजर रखे हुए हैं। थोड़ी देर बाद वो पत्थर 16 मिलियन में बिक जाता है। फिर पार्टी में मिस्टर नागा तिशान से मिलते हैं। मिस्टर नागा यहाँ अपना इंट्रोडक्शन देते हैं कि वह नागा स्टॉक ट्रेडिंग कंपनी के ओनर हैं। मिस्टर नागा कहता है कि हमारा रिश्ता काफी पुराना है और मुझे उम्मीद है कि हमारी मुलाकात भविष्य में दोबारा होगी और यह बोलकर मिस्टर नागा वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद ग्रैंडफादर मिस्टर नागा से मुलाकात करते हैं और बताते हैं कि मैं आपके पिताजी को जानता हूँ। यह उस समय की बात है जब मैं और आपके पिताजी आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से किसी कब्र की खोज में जा रहे थे। तभी अंतिम समय में मेरी जगह तिशान के ग्रैंडफादर चले गए, लेकिन उस समय के मेरे और आपके पिताजी के लेटर्स और डॉक्यूमेंट अभी भी मेरे पास रखे हुए हैं। इस पर मिस्टर नागा बोलते हैं कि मुझे नहीं पता था कि कोई व्यक्ति उस घटना के बारे में जानता होगा। इस पर ग्रैंडफादर
ग्रैंडफादर जवाब देते हैं कि हर बार कोई ना कोई ऐसा इंसान होगा जो अतीत के बारे में जानता होगा। इस तरफ लेडी ऑफिसर को एक मैसेज मिलता है और जिसमें उसे रूम नंबर 126 में आने के लिए कहा जाता है। जब ऑफिसर कमरे में जाती है तो वहां पर अंधेरा होता है और कोई पीछे से उस पर हाथ रख देता है। लेडी ऑफिसर अपने बचाव में उस पर हमला कर देती है। तभी तिशान जल्दी से लाइट्स ऑन करता है। असल में तिशान ने लेडी ऑफिसर का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए उसे सरप्राइज दिया है। अगली सुबह अमीर महिला तिशान को एक पेन ड्राइव देती है जिसमें पांडुलिपि होती है। वो बताती है कि तुम्हें फक्वान के जीवन के दूसरे भाग को नहीं जानना चाहिए। भले ही फक्वान ने अपने जीवन में खूब धन संपदा और ख्याति प्राप्त की और भले ही उसके पास गोल्डन आइज की पावर थी, लेकिन उसके जीवन का दूसरा भाग काफी दुखद रहा। वह अचानक बीमार पड़ गया। उसकी 5 इंद्रियों ने काम करना बंद कर दिया और वो लगभग पागल हो गया था। ये कहकर अमीर महिला वहां से चली जाती है। अमीर महिला अपने पिता से कहती है कि मैंने तिशान को फक्वान के जीवन का दूसरा भाग दे दिया। इस पर उसका पिता उससे तिशान पर कड़ी नजर रखने के लिए कहता है। जब तिशान वो पांडुलिपि पढ़ रहा होता है तभी जूनियर के दादाजी उसे कॉल करके कहते हैं कि मुझे तुम्हारे दादाजी के बारे में तुम्हें कुछ बताना है। ग्रैंडफादर तिशान को बताते हैं कि बात उस समय की है जब आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से एक कब्र की खोज के लिए मैं जाने वाला था, परंतु आखिरी समय में मेरी जगह तुम्हारे ग्रैंडफादर को जाना पड़ा। ग्रैंडफादर बता ही रहे थे कि उनके मोबाइल पर एक मैसेज आता है और वो तिशान को 10 मिनट का बोलकर चले जाते हैं। अगले सीन में हमें ग्रैंडफादर की लाश मिलती है। ये देखकर तिशान का दिमाग खराब हो जाता है। वो जल्दी से ग्रैंडफादर का मोबाइल चेक करने के लिए भागता है। उस मैसेज में लिखा होता है, अगर तुम ये जानना चाहते हो कि उस साल आर्कोलॉजिकल टीम के साथ क्या हुआ था तो रूम नंबर 102 में आ जाओ। वो मैसेज मिस्टर नागा ने भेजा था। लेडी ऑफिसर तिशान को बताती है कि जब तुम्हारी शॉप में रॉबरी हुई तो वो लुटेरे जिस जेड आई को तबाह करके गए थे वो भी मिस्टर नागा के नाम पर रजिस्टर्ड थी। इधर मिस्टर नागा को दिखाया जाता है जिनके पास एक और आंख की आकृति होती है जिसे जेड आई के नाम से जाना जाता है, और यहाँ मिस्टर नागा अपना बोरिया बिस्तर बांध यूनान छोड़ यूक्रेन चले जाते हैं। इधर अमीर महिला का असिस्टेंट उसे ग्रैंडफादर की मौत की खबर देता है और कहता है कि अभी तक कातिल का पता नहीं चला है। वो ये भी बताता है कि अभी तक तिशान की हालत बिल्कुल ठीक है। अमीर महिला अपने असिस्टेंट से तिशान पर नजर रखने और ग्रैंडफादर के कातिल का पता लगाने के लिए कहती है। इधर जूनियर तिशान को एक लिफाफा देता है और बताता है कि ये लिफाफा तुम्हारे ग्रैंडफादर ने मेरे ग्रैंडफादर को भेजा था। उस लिफाफे में आर्कोलॉजिकल टीम की एक फोटो होती है और एक लेटर भी होता है जिसमें लिखा होता है कि हमारी आर्कोलॉजिकल टीम कब्र के स्थान पर पहुंच गई और यहाँ हमने एक कब्र की खोज की जो सौभाग्य से एकदम सुरक्षित थी, जिसमें हमें कई सारी प्राचीन वस्तुएं प्राप्त हुई। परंतु अजीब बात यह है कि सभी प्राचीन वस्तुओं पर एक आंख की आकृति बनी हुई है और हम इस बात की जांच करने के लिए जैसे ही आगे बढ़े हमारे साथ एक दुर्घटना हो गई। उस दुर्घटना के बाद हमारे साथी मिस्टर नागा के पिता के हालात बिगड़ना शुरू हो गए, जैसे लंबे समय तक सिर में दर्द रहना, चक्कर आना, कुछ समय के लिए आंखों की रोशनी चली जाना, और अभी हाल ही के दिनों में उन्होंने अपनी 5 इंद्रियों को खो दिया और लगभग पागल से हो गए। और इस पागल अवस्था में उन्होंने अपनी टीम के सदस्यों पर हमला करना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि मुझ पर भी। इस यात्रा के कई रहस्यमयी पहलू हैं जिसे मैं वापस बीजिंग आकर तुमसे इस पर गहराई से चर्चा करूंगा। फिर रात में तिशान का दोस्त उसकी डायरी पढ़ता है जिसमें फक्वान के जीवन का उल्लेख होता है। उसे पता चलता है कि तिशान की लाइफ में अब तक क्या क्या हुआ और वो गोल्डन आइज के बारे में जान जाता है। अब वो तिशान से पूछता है कि ये सब क्या है। जब तिशान और उसका दोस्त बात कर रहे होते हैं तब लेडी ऑफिसर भी सब सुन रही होती है। तिशान कहता है कि तुमने डायरी में जो भी पढ़ा वो सब सच है। मेरे पास गोल्डन आइज की शक्तियां हैं और फक्वान की तरह मैं भी धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा हूँ और शायद हो सकता है अगले 2 से 3 साल में मैं मर जाऊं। इस पर उसका दोस्त जवाब देता है कि आज के आधुनिक युग में मेडिकल साइंस काफी डेवलप हो चुकी है और हम इसका इलाज भी करवा लेंगे। बाद में अमीर महिला तिशान से मिलती है और कहती है, मुझे पता है मिस्टर नागा कहाँ है, और वो तिशान को मिस्टर नागा के प्राइवेट जेट की डिटेल्स देती है जिससे तिशान को पता चलता है कि मिस्टर नागा यूक्रेन में है। अगले सीन में तिशान और उसकी टीम यूक्रेन पहुंच जाती है जहां लेडी ऑफिसर जांच करके बताती है कि कई सालों से विक्टर के परिवार और मिस्टर नागा के परिवार के बीच व्यापारिक संबंध है और मिस्टर नागा अपनी सभी मूल्यवान और प्राचीन वस्तुएं विक्टर के म्यूजियम में रखता है और कुछ दिनों में विक्टर अपने म्यूजियम की 100 साल की एनिवर्सरी मनाने वाला है और हमें विश्वास है कि मिस्टर नागा विक्टर के इस प्रोग्राम में जरूर आएगा। तिशान का दोस्त विक्टर से दोस्ती करने का एक प्लान बनाता है। प्लान के मुताबिक तिशान एक चाइनीज बिजनेसमैन है जिसके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, जो अपनी गर्लफ्रेंड यानी लेडी ऑफिसर को इम्प्रेस करने के लिए यहाँ आया है। फिर वो सभी विक्टर के म्यूजियम में जाते हैं और एक एक करके सभी प्राचीन वस्तुओं को खरीदने लगते हैं। तभी तिशान एक प्राचीन वस्तु की विशेषताओं और इतिहास के बारे में बताने लगता है। ये देखकर विक्टर वहाँ आता है और तिशान से बोलता है कि आप मुझे एक विशेषज्ञ लगते हैं। विक्टर तिशान की बातों से इम्प्रेस होकर उसे अपने ऑफिस में कॉफी के लिए इनवाइट करता है। मौका पाते ही तिशान विक्टर से कहता है कि उसे एक मदद चाहिए। क्या विक्टर मिस्टर नागा को ढूंढने में उसकी मदद कर सकता है? लेकिन विक्टर उन्हें मना करके वहां से जाने के लिए कहता है। उनके जाते ही विक्टर मिस्टर नागा को मैसेज करता है कि तिशान तुम्हें ढूंढता हुआ यहाँ तक आ गया है। अगली सुबह तिशान, ऑफिसर और उनका दोस्त फिर से विक्टर के म्यूजियम में पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि हम आपकी म्यूजियम की सबसे मूल्यवान वस्तु रूबी डायमंड को देखने आए हैं। इस पर विक्टर कहता है कि हमने इस बार उसे एग्जीबिशन में नहीं लगाया है। इस पर लेडी ऑफिसर कहती है कि 1 महीने पहले आपने आधी रात में पुलिस को बुलवाया था और बाद में आपके म्यूजियम की तरफ से अनाउंसमेंट आया कि म्यूजियम में कोई चोरी नहीं हुई है। अगर ऐसा है तो फिर पुलिस को बुलवाया क्यों गया? मुझे लगता है कि ऐसा कोई दुश्मन है जो आपकी म्यूजियम की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाना चाहता है। तिशान विक्टर को समझाता है कि आप चिंता मत कीजिए, हम यहाँ आपको किसी भी तरीके
तरीके से परेशानी में डालने नहीं आए हैं, हम तो आपकी मदद करना चाहते हैं। इस बार फिर से विक्टर उन्हें अपने ऑफिस में ले जाता है, जहां वह बताता है कि आपने सही कहा, 1 महीने पहले हमारे म्यूजियम की शान, सबसे बहुमूल्य वस्तु रूबी डायमंड चोरी हो गया, इसलिए हमने उसे एग्जीबिशन में नहीं लगाया। इस पर तिशान का दोस्त कहता है कि हम बिना किसी को पता चले रूबी डायमंड का पता लगाएंगे, बशर्ते आपको हमें मिस्टर नागा के बारे में जानकारी देनी होगी। विक्टर उनकी ये शर्त मान लेता है। इसके बाद वो तीनों जानबूझकर म्यूजियम में हंगामा करने का नाटक करते हैं और तभी एक फोटोग्राफर उनकी फोटोज क्लिक करने लग जाता है। तभी लेडी ऑफिसर उसे पकड़ने पहुंचती है, लेकिन फोटोग्राफर भागने लगता है। तीनों उसका पीछा करते हैं, लेकिन तभी बहुत सारे गुंडे आ जाते हैं जो उस फोटोग्राफर के साथी होते हैं। अगले सीन में वो गुंडे तीनों को बंदी बनाकर एक हवेली पर ले आते हैं। एक लेडी उनसे पूछताछ करती है कि तुम लोग मेरे आदमी का पीछा क्यों कर रहे थे। इस पर तिशान कहता है कि वह फोटोग्राफर हमें संदिग्ध व्यक्ति लग रहा था। इस पर वो लेडी कहती है, जब तक विक्टर मुझसे माफी नहीं मांगेगा मैं उसका रूबी डायमंड नहीं दूंगी, और वो तीनों को एक कमरे में बंद कर देती है। तभी लेडी ऑफिसर अपने हाथ को खोलती है, फिर एक एक करके तिशान और दोस्त के हाथ भी खोल देती है। फिर तिशान कहता है कि जब हम इस हवेली में एंटर हुए तो मैंने मेन हॉल में एक पेंटिंग देखी, जिसके पीछे उस लेडी ने रूबी डायमंड को छुपा कर रखा हुआ है। फिर वो तीनों कमरे से बाहर निकल आते हैं, जहां उन्हें कैमरामैन मिलता है और लेडी ऑफिसर उसकी धुनाई कर देती है और पूछती है कि वह लेडी कौन है और उसकी विक्टर से क्या दुश्मनी है। इस पर कैमरामैन कहता है कि उस लेडी का नाम एलिना है और ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। ये सुनकर सब लोग चौंक जाते हैं। थोड़ी देर बाद तीनों उस पेंटिंग के सामने पहुंच जाते हैं, जहां पर तिशान का दोस्त उस पेंटिंग को हटाता है और उसके पीछे एक तिजोरी दिखाई देती है, जिसके पिन कोड तिशान अपनी गोल्डन आईज से देख लेता है और तिजोरी को खोल देता है और तिजोरी से रूबी डायमंड निकाल लेता है। तभी वहां पर एलिना आ जाती है, तो तिशान का दोस्त एलिना से पूछ बैठता है कि आपने विक्टर से क्या दुश्मनी है। इस पर एलिना बताती है कि विक्टर मुझे किसी भी एनिवर्सरी पर घुमाने नहीं ले गया, जिस वजह से हमारा झगड़ा हुआ और हमने डिवोर्स ले लिया। एलिना की बात सुनकर तिशान एलिना को विश्वास दिलाता है कि कल आप रूबी डायमंड को लेकर म्यूजियम में आएंगी और विक्टर सबके सामने आपसे माफी मांगेगा। इस तरफ अमीर महिला उस लुटेरों के बॉस से कहती है कि मिस्टर नागा ने वो जेड आई विक्टर के म्यूजियम में रखी है और तुम्हें म्यूजियम को लूटने का प्लान बनाना है। इधर एलिना लेडी ऑफिसर और अपने लोगों के साथ विक्टर की म्यूजियम में आती है। फिर विक्टर अपने हाथ में फ्लावर लेकर एलिना के पास आता है, एलिना से माफी मांगता है और उसे दोबारा प्रपोज करता है। यहाँ पर एलिना विक्टर के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है और विक्टर को रूबी डायमंड दे देती है। इसके बाद तिशान विक्टर से नागा के बारे में पूछता है। इस पर विक्टर जवाब देता है कि अभी मुझे भी नहीं पता कि मिस्टर नागा कहाँ है, लेकिन उसकी बहुमूल्य प्राचीन वस्तु जिसका केवल आपसे संबंध है वह मेरे पास रखी हुई है और वह मैं आपको दिखाता हूँ। फिर थोड़ी देर बाद विक्टर तीनों को सिक्योर स्टोरेज एरिया में ले जाता है, जहाँ लेडी ऑफिसर को आभास होता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है। इस पर विक्टर बोलता है कि हमारी सिक्योरिटी काफी स्ट्रांग है और सभी अंदर आ जाते हैं। इधर बाहर अमीर महिला का लुटेरा सर्विलेंस रूम का दरवाजा खोलकर अंदर आ जाता है और सिक्योरिटी पर्सन को बेहोश कर देता है और सारे सीसीटीवी कैमरे को चेक करने लगता है। इस तरफ विक्टर उन सभी को एक तिजोरी में रखी झेड़ आई निकाल कर दिखाता है, जिसे देखकर तीनों हैरान रह जाते हैं। तिशान अपनी गोल्डन आइज की मदद से झेड़ आई के अंदर देखता है, जिसमें उसे वेनम दिखाई देता है। तभी उन्हें बीप का साउंड सुनाई देता है और वे सभी दरवाजे की तरफ भागते हैं और विक्टर के स्टोरेज रूम के मेन गेट पर बम ब्लास्ट होता है और वे सभी गिरकर बेहोश हो जाते हैं। फिर अमीर महिला और वो लुटेरा जेड आई लेकर भागने लगते हैं, लेकिन तभी लेडी ऑफिसर को होश आता है और वह उन दोनों पर अटैक कर देती है। तभी तिशान को भी होश आ जाता है और वह अमीर महिला का पीछा करता है। वहीं लेडी ऑफिसर उस लुटेरे से फाइट करती है, लेकिन वह लेडी ऑफिसर को चकमा देकर वहां से भाग जाता है। इस तरफ तिशान अमीर महिला का पीछा करते हुए एक स्टोर रूम में आता है, जहां वह तिशान पर गन तान देती है और वहां से भाग जाती है। वे तीनों एलिना की कार में अमीर महिला का पीछा करते हैं, लेकिन तभी तिशान को महसूस होता है कि मिस्टर नागा उनका पीछा कर रहे हैं। वह तुरंत कार रोक देता है। तभी पीछे वाली गाड़ी से मिस्टर नागा उतर कर आता है और आते ही तिशान उसकी गर्दन पकड़ लेता है और बोलता है, तुमने ग्रैंडफादर को क्यों मारा? मिस्टर नागा कहता है कि तुम्हारे पास क्या सबूत है कि मैंने ग्रैंडफादर को मारा है। तिशान मिस्टर नागा को उसके द्वारा भेजे गए मैसेज का जिक्र करता है। इस पर मिस्टर नागा कहता है कि तुम खुद यह सोचो कि मैं मर्डर करने के बाद अपने खिलाफ सबूत क्यों छोड़ूंगा। इसके बाद वो सभी अमीर महिला की कार को घेर कर उसे झेड़ आई की डिमांड करते हैं, लेकिन वो लुटेरा सभी को बम से उड़ाने की धमकी देकर अमीर महिला को वहां से भगा देता है। लुटेरा जैसे ही बम ब्लास्ट करने वाला होता है कि तभी मिस्टर नागा की असिस्टेंट उसके हाथ पर गोली चला देती है और वो उसे बंदी बना लेते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद ही लुटेरा मिस्टर नागा के आदमियों को मारकर फरार हो जाता है। इस तरफ मिस्टर नागा के घर पर वो तिशान को बताते हैं कि उस दिन मेरे पास भी एक मैसेज आया था, जिसमें लिखा था कि अगर आप जानना चाहते हैं कि उस साल आर्कोलॉजिकल टीम के साथ क्या हुआ था तो रूम नंबर 102 में आ जाएं, जो कि ग्रैंडफादर के नाम से आया था। और जब मैं रूम नंबर 102 में गया तो मुझे ग्रैंडफादर की लाश दिखाई दी। इस पर तिशान पूछता है कि अगर तुमने कुछ नहीं किया तो तुम भागकर यूक्रेन क्यों आए। इस पर मिस्टर नागा बताते हैं कि वो जेड आई को सुरक्षित रखने के लिए आए हैं। फिर तिशान मिस्टर नागा को उस आर्कोलॉजिकल टीम की फोटो दिखाता है जो ग्रैंडफादर के लिफाफे से उसे मिली थी और कहता है कि 40 साल पहले एक कब्र की खोज के लिए मेरे ग्रैंडफादर और आपके पिताजी गए थे। वहां से मेरे ग्रैंडफादर रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए और आपके पिताजी जापान आ गए। इस पर मिस्टर नागा जवाब देते हैं कि मेरे पिताजी के पास वही चीज थी जो अभी आपके पास है, गोल्डन आइज। और क्योंकि आपके ग्रैंडफादर के पास ये शक्ति नहीं थी तो क्या हो सकता है उन्होंने मेरे पिताजी
पिताजी को मार दिया हो और पुलिस से बचने के लिए खुद ही गायब हो गए हो। इस पर तिशान कहता है कि ये भी हो सकता है मेरे ग्रैंडफादर और आपके पिताजी को मारने वाला कोई तीसरा आदमी हो, और जब जूनियर के ग्रैंडफादर को इस बात से जुड़ा हुआ कोई सबूत मिला तो उसने उन्हें भी मार दिया। अब तिशान और मिस्टर नागा का शक अमीर महिला के परिवार पर जाता है, क्योंकि वो भी गोल्डन आइज के बारे में जानते हैं और अभी अभी उन्होंने जेड आई को पाने के लिए म्यूजियम पर हमला किया था। फिर तिशान मिस्टर नागा से जेड आई को देखने की रिक्वेस्ट करता है। तिशान अपनी गोल्डन आइज की मदद से जेड आई के अंदर देखता है, जिसमें उसे एक ब्लैक डॉट दिखाई देता है जो जेड आई के ठीक बीच में है। तभी विक्टर वहां आता है और बताता है कि उसने जेड आई की जांच करवाई, जिसके मुताबिक जेड आई के अंदर जो ब्लैक डॉट है वो एक प्रकार का रेडिएशन है, और जब वह हवा के संपर्क में आता है तो हवा में फैल जाता है, और वह रेडिएशन जिस व्यक्ति पर अटैक करता है उसके तंत्रिका तंत्र पर प्रभाव डालता है। इस प्रभाव के कारण सबसे पहले उसे गोल्डन आइज प्राप्त होती है, लेकिन उसके बाद पांचों इंद्रियां और शरीर के बाकी अंग धीरे धीरे खराब होना शुरू हो जाते हैं। तिशान घबराकर पूछता है, क्या इसका कोई इलाज नहीं है? मिस्टर नागा कहते हैं, अभी तक तो इसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन मेरे पिता ने उस समय कुछ रिसर्च की थी जिसमें उन्होंने गांसू की बुद्धिस्ट गुफाओं का जिक्र किया है, लेकिन उस गुफा की एग्जैक्ट लोकेशन उन्हें नहीं पता। मिस्टर नागा ने कई बार उस गुफा को खोजने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। इसीलिए वो तिशान से उस गुफा की खोज करने और गोल्डन आइज के रहस्य का पता लगाने के लिए कहते हैं, और यही एकमात्र रास्ता है जिससे हम ये जान पाएंगे कि उस वर्ष आर्कोलॉजिकल टीम के साथ क्या हुआ था, और क्या पता हम गोल्डन आइज के साइड इफेक्ट्स का इलाज ढूंढने में कामयाब हो जाएं। इधर लेडी ऑफिसर तिशान से पूछती है कि क्या तुम्हें मिस्टर नागा की बातों पर यकीन है? इस पर तिशान कहता है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, ये सब क्या हो रहा है, लेकिन गोल्डन आइज के साइड इफेक्ट्स का इलाज ढूंढने के लिए मुझे इस रहस्य का पता लगाना ही होगा। अगले दिन एलेना लेडी ऑफिसर को बताती है कि उन्हें उस लुटेरे की लोकेशन मिल गई है, और एलेना के आदमी लुटेरे को पकड़ लेते हैं। लेडी ऑफिसर उससे पूछती है कि जेड आई को चुराने के पीछे अमीर महिला और किन परिवार का क्या उद्देश्य है। इस पर लुटेरा कहता है कि अमीर महिला की इसमें कोई गलती नहीं है, वो तो किन परिवार के अंकल किन की गोद ली हुई बेटी है, और वो जो कुछ भी कर रही है अंकल किन के कहने पर कर रही है। इस तरफ अंकल किन और अमीर महिला को बात करते हुए दिखाया जाता है। वो अंकल किन को बताती है कि हमारा आदमी पकड़ा गया और हम जेड आई को पाने में नाकाम रहे, और अब तिशान मिस्टर नागा के साथ है। इधर लेडी ऑफिसर तिशान को बताती है कि अमीर महिला अंकल किन की गोद ली हुई बेटी है, और वो अंकल किन की कठपुतली है। लेडी ऑफिसर को अंकल किन पर शक होता है कि कहीं उन्होंने ही जूनियर के ग्रैंडफादर को तो नहीं मारा, लेकिन तिशान को ऐसा नहीं लगता। हालांकि तिशान ये समझने में असमर्थ है कि अंकल किन को जेड आई और गोल्डन आइज के रेशो के बारे में इतना सब कैसे पता है, और इसके जवाब तो उसे गांसू की बौद्ध गुफाओं में मिलेगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम गांसू के रेगिस्तान को देखते हैं, जहां पर लेडी ऑफिसर तिशान और उसके दोस्त के साथ गार्ड भी होता है। गार्ड उन सभी को गांसू में रहने वाले उसके एक दोस्त के पास ले जाता है। वो अपने दोस्त से कहता है कि हम यहाँ बुद्धिस्ट गुफाओं को खोजने आए हैं, क्या आप इसके बारे में कुछ जानते हो? इस पर गार्ड का दोस्त मना करते हुए कहता है कि मैंने बुद्धिस्ट गुफाओं के बारे में कभी नहीं सुना और ना ही इसे कभी देखा है। उसी वक्त उसका बेटा आलय वहां आता है। वो कहता है कि मैं पूरे रेगिस्तान का कोना कोना जानता हूँ और आप लोग चाहो तो मैं आपका गाइड बन सकता हूँ, लेकिन उसका पिता उसे डांट कर चुप कर देता है। थोड़ी देर बाद तिशान का दोस्त गार्ड से बात कर रहा होता है और आलय भी इन दोनों की बातें सुन रहा होता है। तिशान का दोस्त गार्ड से कहता है कि तुमने एक बात नोटिस की, जब तुमने बौद्ध गुफा का जिक्र किया तो मेरे दोस्त के हाव भाव बदल गए थे। मुझे लगता है कि वह बौद्ध गुफा के बारे में कुछ जानता है। रात में रेगिस्तान के रेतीले तूफान के बीच हम आलय को देखते हैं, जो अकेला बौद्ध गुफा को खोजने निकल चुका था। अगली सुबह आलय का पिता और बाकी सभी उसे खोजने के लिए रेगिस्तान में जाते हैं। फिर तिशान और उसके दोस्त को एक जगह आलय मिल जाता है और वो उसे पानी पिलाकर उसकी जान बचाते हैं। इस पर आलय का पिता कहता है कि आप लोगों ने मेरे बेटे की जान बचाई, मैं आप लोगों का यह एहसान कभी नहीं चुका पाऊंगा। इस पर गार्ड कहता है कि तुम चुका सकते हो, बस इतना बताओ कि तुमने बौद्ध गुफा को देखा या नहीं। इस पर वो कहता है कि मैंने 24 साल पहले बौद्ध गुफा को देखा था। उस दिन चंद्रमा बहुत ही अजीब तरीके से बहुत बड़ा दिखाई दे रहा था। उसकी रोशनी रेगिस्तान पर काफी तेज पड़ रही थी। तभी मैंने एक बौद्ध गुफा को देखा जो एक मंदिर के आकार में बनी हुई थी, जिसके अंदर दीवारों पर अजीब तरह की पेंटिंग बनी हुई थी और वहां पर कई सारी मूर्तियां भी थी और सामने भगवान बुद्ध की एक मूर्ति थी। जैसे ही मैंने भगवान बुद्ध की मूर्ति को छुआ तो गुफा में भूकंप आ गया और पूरी गुफा हिलने लगी और मैं डर कर बाहर भाग आया। फिर वो एक मैप को दिखाते हुए सभी को बताता है कि उस दिन के बाद मैं कई बार उस बौद्ध गुफा को देखने गया, लेकिन वह मुझे दोबारा कभी नहीं मिली और 24 सालों से मैं उसे खोजने का प्रयास कर रहा हूँ। इस पर तिशान कहता है कि इसका मतलब वो बौद्ध गुफा 24 साल में केवल एक बार दिखाई देती है। थोड़ी देर बाद तिशान 24 साल पहले दिखाई दिए चंद्रमा के बारे में रिसर्च करता है कि तभी अंकल दा का कॉल आता है। तिशान कहता है कि क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अजीब तरीके से बहुत बड़ा चांद यानी कि सुपर मून हमें कब दिखाई देता है। इस पर अंकल दा बताते हैं कि जब समुद्र में ज्वार उत्पन्न होता है तो उसके प्रभाव से हमें सुपर मून की झलक दिखाई देती है। अगले सीन में तिशान अपने साथियों को बताता है कि एक हफ्ते बाद सुपर मून होने वाला है। इसके बाद तिशान का दोस्त और गार्ड वहाँ के लोकल मार्केट में घूम रहे होते हैं, जहाँ तिशान के दोस्त को तांग राजवंश के समय का चीनी मिट्टी से बना 3 रंगों वाला ऊंट दिखाई देता है और गार्ड के मना करने के बावजूद भी वह खरीदने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन तभी पुलिस वहां आ जाती है, जो उन्हें नकली सांस्कृतिक आइटम की खरीद बिक्री के जुर्म में गिरफ्तार कर लेती है। थोड़ी देर बाद तिशान और लेडी ऑफिसर पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं, जहां तिशान जब उसके दोस्त द्वारा खरीदे गए नकली आइटम को देखता है तो उसे उस आइटम के अंदर फैंग नाम लिखा हुआ दिखाई देता है। तिशान ये बात सभी को बताता है और खुद भी हैरान हो
होता है कि आखिर उस नकली आइटम के अंदर सिग्नेचर करने का क्या फायदा, क्योंकि नॉर्मल इंसान तो उसे देख भी नहीं सकता। इस पर लेडी ऑफिसर कहती है, हो सकता है ये जो फैंग है वह गोल्डन आइज के बारे में जानता हो और उसने उसी के लिए आइटम के अंदर सिग्नेचर किया हो, क्योंकि वह गोल्डन आइज तक पहुंचना चाहता हो। ये सुनकर तिशान फैंग नाम के आदमी का पता लगाने का फैसला करता है। वे चारों रात में लगने वाले ब्लैक मार्केट में जाते हैं, जहाँ तिशान को एक आदमी मिलता है जिसके पास ठीक वैसा ही ऊंट था जैसा उसके दोस्त ने खरीदा था। तिशान, लेडी ऑफिसर और उसका दोस्त उस आदमी का पीछा करते हैं, लेकिन तभी वह व्यापारी उनके सामने आ जाता है और उनसे पूछता है, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? इस पर तिशान जवाब देता है कि तांग राजवंश का जो सांस्कृतिक आइटम आप बेच रहे हैं वह नकली है, और इस बात को साबित करने के लिए तिशान उस आइटम को तोड़कर उसमें किया हुआ सिग्नेचर दिखाता है। लेकिन इससे तो व्यापारी भड़क जाता है और अपने आदमियों से तिशान को मारने के लिए कहता है। तभी गार्ड पुलिस को लेकर वहां पहुंच जाता है और उस व्यापारी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। बाद में लेडी ऑफिसर तिशान को बताती है कि उस व्यापारी ने वह नकली आइटम बॉसली नाम के एक आदमी से खरीदा था। इसके बाद वे चारों बॉसली से मिलने पहुंच जाते हैं। तिशान एक अमीर बिजनेसमैन होने का दिखावा करता है और बॉसली से कहता है कि उसे तांग राजवंश से जुड़े हुए सभी सांस्कृतिक आइटम खरीदने हैं। बॉसली तिशान से 2 दिनों का वक्त मांगता है। इसके बाद लेडी ऑफिसर और तिशान का दोस्त बॉसली का पीछा करते हैं, लेकिन बॉसली गायब हो जाता है। थक हार कर वे दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जो बंद होने वाला होता है, लेकिन फिर भी वह महिला उन दोनों को खाना खिलाती है। जब तिशान का दोस्त पूछता है कि आप इतनी जल्दी रेस्टोरेंट बंद क्यों कर रही थी, तो वह महिला बताती है कि सालों पहले यह पूरा गांव लोगों से भरा हुआ था और उस समय इस गांव में खूब हरियाली भी थी, लेकिन बाद में किसी ने उस फैक्ट्री पर कब्जा कर लिया और धीरे धीरे वह फैक्ट्री वीरान होती चली गई। आज के समय में उस फैक्ट्री में भूत दिखाई देते हैं और कई बार तो रात में उस फैक्ट्री से चीखने चिल्लाने की आवाजें आती हैं, इसलिए हम अपने रेस्टोरेंट को जल्दी बंद कर लेते हैं। फिर हमें उसी फैक्ट्री को दिखाया जाता है जहाँ पर बॉसली एक जापानी बिजनेसमैन से अपनी फैक्ट्री बेचने की बात कर रहा होता है। बॉसली चीनी मिट्टी से बने नकली ऊंट की मूर्ति को दिखाता है और बोलता है कि आप हमारे माल को चेक कीजिए। इस पर वह बिजनेसमैन उस हस्तकला की बेहतरीन कलाकृति को देखता है और उसकी तारीफ करते हुए बोलता है कि आपने तो तांग राजवंश के समय की एकदम असली लगने वाली प्राचीन वस्तु को बनाया है। फिर बिजनेसमैन 50 मिलियन एडवांस देते हुए बोलता है कि मैं आपकी फैक्ट्री खरीदने के लिए तैयार हूँ। इस पर बॉसली कहता है कि मैं अपनी फैक्ट्री और हमारी फैक्ट्री का सबसे खास कर्मचारी आपको देता हूँ, और यह सीन यहीं कट हो जाता है। इधर लेडी ऑफिसर जब तिशान को उस फैक्ट्री की कहानी सुनाती है तो तिशान को शक होता है और अगले दिन वे चारों उस फैक्ट्री पर पहुंच जाते हैं। वहां उन्हें एक आदमी मिलता है जो उन पर हमला कर देता है। तिशान उससे पूछता है कि क्या उन कलाकृतियों के अंदर सिग्नेचर आपने ही किए थे और क्या आप ही ये सारी कलाकृतियां बनाते हो? इस पर वह आदमी हाँ कहता है। वह आदमी बताता है कि मेरा नाम फांग है और हमारा परिवार हस्तकला की आधुनिक कलाकृति में विशेष था और इसी विशेषता का लाभ उठाते हुए हमारा परिवार ये फैक्ट्री चला रहा था। लेकिन कुछ समय बाद हमारे ऊपर कर्ज काफी बढ़ गया और हमने उस कर्ज को चुकाने के लिए हमारी फैक्ट्री बॉसली के पास गिरवी रख दी, लेकिन बॉसली ने हमें धोखा दे दिया और हमारी फैक्ट्री पर कब्जा कर लिया। फिर वह तिशान से पूछता है कि आपको कैसे पता चला कि मैंने मूर्ति के अंदर सिग्नेचर किए हैं? इस पर तिशान कहता है कि मैंने गलती से एक मूर्ति तोड़ दी जिससे मुझे इस बात का पता चला। तभी बॉसली अपने लोगों के साथ वहां पहुंच जाता है और उन सभी पर हमला कर देता है। लेडी ऑफिसर और गार्ड मिलकर बॉसली के आदमियों की धुनाई करना शुरू कर देते हैं, लेकिन तभी कुछ गुंडे तिशान को मारने लगते हैं और उसी समय अमीर महिला भी वहां आ जाती है और तिशान को बचाती है। तभी पुलिस भी वहां आ जाती है और बॉसली को पकड़ लेती है। फिर लेडी ऑफिसर अमीर महिला को पकड़ लेती है, लेकिन अमीर महिला अपने आप को छुड़ाकर वहां से भाग जाती है। अगले सीन में तिशान मिस्टर फांग से मिलता है। मिस्टर फांग तिशान को धन्यवाद देते हुए बोलते हैं कि आपने मेरी बहुत बड़ी मदद की है। तभी वह जापानी बिजनेसमैन मिस्टर फांग से कहता है कि मैं आपके लिए यहीं एक नई फैक्ट्री बनवाऊंगा जहां आप जब चाहें जैसे चाहें काम कर सकते हैं, जिससे मिस्टर फांग के जीवन की नई शुरुआत हैं। इस पार्ट की शुरुआत में हमें पूरी टीम को दिखाया जाता है जो बौद्ध गुफा की तलाश में रेगिस्तान में आगे बढ़ रहे होते हैं और उन्हें इसी तरह सुबह से शाम हो जाती है। फिर दूसरे दिन उन्हें पता चलता है कि उनका पीने का पानी खत्म होने वाला है। सभी लोग सबसे पहले पानी की तलाश में आगे बढ़ते हैं और फिर थोड़ी दूर जाने के बाद उन्हें एक जलकुंड मिलता है और सभी पानी पीते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि अमीर महिला का असिस्टेंट उन सबको देख रहा होता है और अमीर महिला को कॉल करके बताता है कि हमारे प्लान के अकॉर्डिंग सबने पानी पी लिया है और सभी थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाएंगे और हम अब बौद्ध गुफा की तलाश में आगे बढ़ रहे हैं। फिर हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सबसे पहले तिशान को होश आता है और वह एक एक करके सबको जगाता है। तिशान समझ जाता है कि किसी ने पानी में बेहोशी की दवाई मिलाई है ताकि हम बौद्ध गुफा तक न पहुंच सकें। फिर सभी बौद्ध गुफा की तलाश में आगे बढ़ जाते हैं। इस तरफ अमीर महिला का असिस्टेंट बौद्ध गुफा तक पहुंच गया होता है। कुछ लोगों को बाहर निगरानी पर रखकर बाकी लोगों के साथ वह गुफा के अंदर चला जाता है। थोड़ी देर बाद तिशान और उसकी टीम भी बौद्ध गुफा तक पहुंच गई होती है। यहाँ पर तिशान टीम को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देता है, जहाँ पर एक टीम उनके साथ बौद्ध गुफा के अंदर जाएगी और दूसरी टीम बाहर रुककर निगरानी करेगी। फिर तिशान अपनी टीम को लेकर बौद्ध गुफा के अंदर चला जाता है, जहाँ आगे जाने के बाद उन्हें बौद्ध गुफा का दरवाजा बंद मिलता है। तिशान अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके दरवाजा खोलता है, लेकिन दरवाजे के खुलते ही अमीर महिला का असिस्टेंट उन्हें चारों तरफ से घेर लेता है। ये देख गार्ड और मिस्टर नागा की असिस्टेंट मिलकर असिस्टेंट के आदमियों की धुनाई करने लगते हैं और इसी फाइट के बीच में गार्ड को चोट लग जाती है। तभी असिस्टेंट उन सब पर गन तान देता है और पीछे हटने के लिए कहता है। इसके बाद तिशान और उसकी टीम के पीछे असिस्टेंट की टीम चलने लग जाती है। मौका देखकर मिस्टर नागा की असिस्टेंट बम ब्लास्ट करती है, जिस वजह से असिस्टेंट की टीम दूसरी दिशा में चली जाती है। फिर तिशान और उसकी टीम बौद्ध गुफा के मेन हॉल में आ जाते हैं, जहां तिशान को आर्कियोलॉजिकल टीम से संबंधित फोटोज और डॉक्यूमेंट मिलते हैं और उन्हें पता चलता है कि आर्कियोलॉजिकल टीम यहाँ तक आई थी। इसके बाद तिशान का दोस्त और गार्ड भगवान बुद्ध की मूर्ति को पीछे खिसकाते हैं और ऐसा करते ही नीचे एक तहखाने का दरवाजा खुलता है, जिसके अंदर तिशान को एक नक्शा मिलता है। लेकिन उनकी ये खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती
दिखती क्योंकि अमीर महिला का असिस्टेंट उन्हें दोबारा घेर लेता है और उनसे नक्शा छीनकर उन्हें गुफा के अंदर बंद करके चला जाता है। हालांकि गुफा में उनकी समाधि बने उसके पहले गार्ड का दोस्त वहां आकर उन्हें बचा लेता है और उनके सामने पूरी गुफा रेत में दफन हो जाती है। इस तरफ अमीर महिला और उसका असिस्टेंट उस नक्शे को समझने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आता। फिर अमीर महिला फक क्वान की कब्र खोजने के लिए 2 टीमें भेजती है। इधर तिशान अपनी गोल्डन आइज की मदद से दोबारा नक्शे को बनाने की कोशिश कर रहा होता है। तभी मिस्टर फैंग उससे मिलने आते हैं। फैंग तिशान को एक प्राचीन वस्तु देकर कहते हैं कि ये हमारी पारिवारिक विरासत है और मेरे पूर्वजों ने मुझे बताया है कि ये अमूल्य खजाना है। क्या आप देखकर बता सकते हैं कि यह अमूल्य खजाना है या नहीं? अपनी गोल्डन आइज की मदद से तिशान को पता चलता है कि यह प्राचीन वस्तु फक क्वान से संबंधित है और इससे यह भी पता लगता है कि फक क्वान की कब्र अभी कहां दफन है। अब क्योंकि ये वस्तु मिस्टर फैंग की विरासत है, इसका मतलब मिस्टर फैंग फक क्वान के वंशज हैं। इस पर मिस्टर फैंग जवाब देते हैं कि हमारे पूर्वजों ने इस प्राचीन वस्तु के साथ एक और बात हमें बताई कि जब भी कोई ऐसा व्यक्ति मिले जिसके पास गोल्डन आइज हो तो यह वस्तु उसे दे दें, क्योंकि वही व्यक्ति इसका वास्तविक हकदार होगा। इसके बाद तिशान सभी को बताता है कि मुझे फक क्वान की कब्र का पता चल गया है और फिर चारों लोग फक क्वान की कब्र की तरफ आगे बढ़ते हैं। लेकिन अमीर महिला का असिस्टेंट अब भी उनका पीछा करवा रहा होता है। असिस्टेंट सोचता है कि तिशान ने उन्हें नकली नक्शा दिया है और वो तिशान और उसके साथियों को मारकर असली नक्शा हासिल करना चाहता है। वो अमीर महिला को बेहोश करके अपने आदमियों को तिशान और उसकी टीम को मार डालने का आदेश देता है। उसके आदमी तिशान पर हमला कर देते हैं, लेकिन अगले ही पल उन्हें एहसास होता है कि तिशान ने उन्हें चकमा दिया है और असल में वो लोग मिस्टर नागा की असिस्टेंट और उसके लोग होते हैं। इस तरफ तिशान और उसके दोस्त फंग क्वान की कब्र तक पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें कब्र से पहले 2 घड़ियां दिखती हैं। वहां एक पहेली लिखी होती है, आप प्रकाश और अंधकार के अंतर को कैसे समाप्त कर सकते हैं? चारों समझते हैं कि प्रकाश और अंधकार का मतलब दिन और रात से है और दिन रात दोनों 12-12 घंटे के होते हैं। यहाँ तिशान उस घड़ी की सुई को 2 बार पूरा घुमाकर पहेली सुलझा देता है और गुफा का दरवाजा खुल जाता है। वो सभी गुफा में जाने ही वाले होते हैं कि तभी अमीर महिला वहां आ जाती है। वो तिशान से कहती है कि मेरा असिस्टेंट आप सबको मारना चाहता है। मैं सिर्फ अपने पिता की इच्छा के अनुसार फंग क्वान की कब्र तक पहुंचना चाहती थी, लेकिन मेरा असिस्टेंट आपकी जान लेना चाहता है। तभी मिस्टर नागा की असिस्टेंट भी वहां पहुंच जाती है और बताती है कि अमीर महिला सच बोल रही है और ये उसकी कोई चाल नहीं है। इसके बाद वो उसे भी अपनी टीम में शामिल कर लेते हैं और सभी जल्दी से गुफा के अंदर चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद सभी गुफा में आगे बढ़ते हुए गुफा के सेंटर तक पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें आगे बढ़ने के लिए 8 रास्ते दिखाई देते हैं। तिशान का दोस्त पूछता है कि इनमें से फंग क्वान की कब्र तक जाने का रास्ता कौन सा हो सकता है। तिशान अपनी गोल्डन आइज की मदद से रास्ता पता लगाने की कोशिश करता है, लेकिन हैरानी की बात थी कि गुफा के अंदर तिशान की गोल्डन आइज की शक्ति काम नहीं करती और उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। लेडी ऑफिसर कहती है कि जब तिशान के दादाजी फंग क्वान की कब्र खोजने आए थे तब उनके पास गोल्डन आइज नहीं थी, इसलिए हमें अपने दिमाग का इस्तेमाल करना होगा। फिर तिशान आगे बढ़ता है और एडवांस मैथमेटिक्स का उपयोग करते हुए फंग क्वान की कब्र तक जाने वाले रास्ते का पता लगाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ अमीर महिला का असिस्टेंट भी गुफा के दरवाजे तक पहुंच जाता है और अपने आदमियों से कहता है कि दरवाजे को बम से उड़ा दो। अंदर तिशान रास्ता ढूंढ ही रहा होता है कि उन्हें बाहर से धमाके की आवाजें सुनाई देती हैं। ये सुनकर तिशान का दोस्त दौड़ते हुए एक रास्ते में घुस जाता है और थोड़ी देर बाद बाहर आकर कहता है मुझे रास्ता मिल गया है और फिर बाकी सभी एक एक करके उस रास्ते पर चलने लगते हैं। तभी अमीर महिला वहीं रुककर अपने असिस्टेंट को भटकाने का फैसला करती है और असिस्टेंट को लेकर गलत रास्ते की तरफ बढ़ जाती है। उस रास्ते पर आगे बढ़ते ही गुफा में पत्थर गिरने लगते हैं और अमीर महिला अपने असिस्टेंट के साथ वहां फंस जाती है। इस तरफ सभी लोग आगे बढ़ते हैं, जहां लेडी ऑफिसर को गुफा की दीवार पर एक छेद दिखाई देता है और सभी एक एक करके उस छेद के अंदर चले जाते हैं। जब तिशान उस छेद में जाने वाला होता है तभी उसे फैंग क्वान दिखाई देता है, जो तिशान से कहता है तुम अब किसका इंतजार कर रहे हो, अंदर जाओ, सारे सवालों के जवाब तुम्हें अंदर ही मिल जाएंगे। अंदर जाने पर उन्हें आर्कियोलॉजिकल टीम के सदस्यों के कंकाल दिखाई देते हैं। तिशान को फैंग क्वान की कब्र मिलती है, जहां ताबूत के ढक्कन पर फैंग क्वान के जन्म और मृत्यु की तारीख लिखी होती है, जिससे उन्हें पता चलता है कि फैंग क्वान गोल्डन आइज के साइड इफेक्ट से नहीं मरा था, बल्कि वह 102 साल तक जिया था। फिर तिशान ताबूत की दीवारों पर बनी पेंटिंग को देखता है, जिससे वह फ्लैशबैक में चला जाता है। वहां हमें फैंग क्वान दिखाया जाता है, जो भागकर अपने सेनापति से कहता है मुझे भूकंप के संकेत मिले हैं, हमें युद्ध रोकना होगा, बहुत बड़ी अनहोनी होने वाली है। इस पर फैंग क्वान का सेनापति उसे डांटता है। तभी दूसरा सैनिक कहता है आप फैंग क्वान को माफ करें, ये उसका पहला युद्ध है, हो सकता है कि वह डर गया हो। फिर अगली सुबह फैंग क्वान एक सैनिक के रूप में दुश्मन देश की सेना से युद्ध करता है और एक एक करके सभी को मार गिराता है। तभी अचानक आसमान से आके गोले गिरने लगते हैं। फिर फैंग क्वान के ऊपर आसमान से बिजली गिरती है और वह बेहोश हो जाता है। इसके बाद हमें तिशान दिखाया जाता है, जो सभी को बताता है मुझे समझ आ गया कि मुझे गोल्डन आइज कैसे प्राप्त हुई। दरअसल फैंग क्वान सबसे पहले उल्कापिंड की चपेट में आया और उसके बाद उसे बिजली का झटका लगा। इसका मतलब है कि गोल्डन आइज इन दोनों के कॉम्बिनेशन से फैंग क्वान को प्राप्त हुई और उसी तरह मेरी आंख में भी छेड़ आई का एक छोटा टुकड़ा लगा और उसके बाद मुझे इलेक्ट्रिक शॉक लगा, जिससे मुझे भी गोल्डन आइज प्राप्त हो गई। इसके बाद हम फिर से फैंग क्वान को देखते हैं, जिसे पहली बार गोल्डन आइज की शक्ति से अपने घर के बाहर एक पेड़ के नीचे गड़े हुए सोने के टुकड़े दिखाई देते हैं। इस तरह से गरीब फैंग क्वान गोल्डन आइज की मदद से अमीर बन जाता है, लेकिन एक दिन अचानक उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। वैद्य भी उसकी बीमारी का पता लगाने में नाकाम रहते हैं। फिर हमें तिशान दिखाया जाता है, जो कहता है फैंग क्वान 102 साल तक जिंदा रहा, यानी हो ना हो उसने गोल्डन आइज के साइड इफेक्ट से बचने का रास्ता खोज लिया था। इसके बाद तिशान और उसके साथी गुफा से बाहर निकल आते हैं। बाहर आकर तिशान मिस्टर नागा से कहता है कि गुफा में मरी हुई अमीर महिला का शव निकालने के लिए मदद भेजें। मिस्टर नागा तिशान की मदद करने के लिए मान जाते हैं और बताते हैं मेरे पिताजी की डायरी में मैंने पढ़ा था कि वह यहाँ से निकलकर पास के ही एक बंजर गांव में गए थे, जहां उन्होंने अपने मरे हुए साथियों के लिए एक छोटी सी स्मारक बनाई थी। हो सकता है कि वहां से आपको कुछ और सबूत मिल जाए। इस पर तिशान उस बंजर गांव की तरफ जाने के लिए तैयार हो जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, जहां अंकल किन को अमीर महिला की मौत की खबर मिलती है। इधर हमारे चारों साथी बंजर गांव में पहुंचते हैं, जहां तिशान आर्कियोलॉजिकल टीम से जुड़ी सभी चीजों को वहीं स्मारक के पास गाड़ने का फैसला करता है। जब वह स्मारक के नीचे खुदाई तो उसे वहां एक बॉक्स मिलता है जिसमें एक डायरी होती है। तिशान उस डायरी को पढ़ता है और हम उस दिन का फ्लैशबैक देखते हैं जब आर्कियोलॉजिकल टीम फैंग क्वान की कब्र तक पहुंची थी, जहां तिशान के ग्रैंडफादर और मिस्टर नागा के पिता साथ मिलकर फैंग क्वान की कब्र का ढक्कन हटाते हैं और उन्हें कब्र में से फैंग क्वान का कंकाल और 4 जेडाई मिलती हैं। उसी वक्त मिस्टर नागा के पिता टीचर नागा जनरेटर चलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है, जिससे गुफा में जोरदार धमाका होता है।
हैं। उस धमाके में सभी लोग मारे जाते हैं सिवाय तिशान के दादाजी, टीचर नागा और लिटिल माँ के। धमाके की वजह से टीचर नागा की तबीयत बिगड़ने लगती है, इसलिए तिशान के दादाजी और लिटिल माँ टीचर नागा को लेकर उस बंजर गांव में आ जाते हैं, लेकिन वहाँ पानी नहीं होता। तब टीचर नागा बताते हैं कि इस गांव में पानी मौजूद है और उनकी बताई हुई जगह पर खोदने पर उन्हें पानी मिल जाता है। इसके बाद टीचर नागा एक जगह के बारे में बताते हैं जहाँ उन्हें सोने के टुकड़े मिलते हैं। यह देखकर तिशान के दादाजी और लिटिल माँ बहुत खुश हो जाते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि टीचर नागा को गोल्डन आइज की शक्तियां प्राप्त हुई हैं, लेकिन लिटिल माँ के मन में लालच जाग जाता है। वह टीचर नागा पर बंदूक तानकर कहता है, ये आंखें मुझे दे दो टीचर नागा। हालांकि तिशान के दादाजी किसी तरह टीचर नागा को लिटिल माँ से बचाकर वहां से भागने में मदद करते हैं, लेकिन लिटिल माँ अभी भी उनके पीछे पड़ा होता है, इसलिए तिशान के दादाजी उसका ध्यान भटकाते हैं और इस मौके का फायदा उठाकर टीचर नागा वहां से भाग जाते हैं। तिशान के दादाजी लिटिल माँ से कहते हैं, तुम्हें ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए, तुम अभी सिर्फ 20 साल के हो और तुम्हारे पास पूरी जिंदगी पड़ी है। लिटिल माँ को अपनी बातों में उलझाकर तिशान के दादाजी भी वहां से भाग निकलते हैं। फिर कहानी वर्तमान में आती है, जहाँ लेडी ऑफिसर बताती है कि इस कहानी से हमें दो बातें समझ में आती हैं। पहली, तिशान के ग्रैंडफादर और मिस्टर नागा के पिता के बाद लिटिल माँ पहला व्यक्ति था जो गोल्डन आइज के बारे में जानता था। डायरी के अनुसार लिटिल माँ 20 साल का था, यानी आज के समय में उसकी उम्र 60 साल होगी। दूसरी, उस समय उन्हें कुल 4 झेड़ाई मिली थी। 2 झेड़ाई अब तक नष्ट हो चुकी हैं। एक झेड़ाई मिस्टर नागा के पास सुरक्षित है, यानी अब भी एक झेड़ाई गुम है और हमें यह पता लगाना होगा कि चौथी झेड़ाई किसके पास है। अगली सुबह तिशान दोबारा फैंगक्वान की गुफा के बाहर आता है। वह अमीर महिला को श्रद्धांजलि देता है और कहता है, मैं जान गया हूँ कि तुमने जो कुछ भी किया वह अंकल किन के कहने पर किया था। तुम कभी मेरा बुरा नहीं चाहती थी, मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें गलत समझा। तिशान ये भी समझ जाता है कि गोल्डन आइज के साइड इफेक्ट से बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, उसकी शक्तियों का इस्तेमाल बंद कर देना। क्योंकि गुफा के अंदर तिशान ने बिना गोल्डन आइज की मदद के ही उन 8 रास्तों में से सही रास्ते का पता लगा लिया था। इसलिए बिना गोल्डन आइज के भी हम अपनी जिंदगी में सफल हो सकते हैं। हमारे सपने पूरे करने और सफलता पाने के लिए हमें किसी गोल्डन आइज की जरूरत नहीं है। तिशान को यह बात समझ आ चुकी होती है और अब से वह गोल्डन आइज का इस्तेमाल न करने का फैसला करता है। तिशान अपने साथियों को बताता है कि अब वह कभी गोल्डन आइज का इस्तेमाल नहीं करेगा। सभी तिशान के इस फैसले को मान लेते हैं। सीन शिफ्ट होता है, जहां हॉस्पिटल में हमें अमीर महिला को दिखाया जाता है, जहां मिस्टर नागा उसका ख्याल रख रहे होते हैं। तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें मिस्टर नागा की असिस्टेंट और उसके आदमी गुफा के अंदर से अमीर महिला को बाहर निकालते हैं और तब उन्हें पता चलता है कि अमीर महिला जिंदा है। फिर अमीर महिला को होश आता है और वह तिशान को याद करती है। इस तरफ पुलिस स्टेशन में जूनियर लेडी ऑफिसर को आर्कियोलॉजिकल टीम के सभी मेंबर्स की लिस्ट देता है। उसे देखने पर ऑफिसर को पता चलता है कि लिटिल माँ आर्कियोलॉजिकल टीम का सदस्य था ही नहीं। दूसरी तरफ तिशान मिस्टर नागा के साथ बैठा होता है। मिस्टर नागा तिशान के दादाजी के शुक्रगुजार होते हैं क्योंकि उन्हीं की वजह से मिस्टर नागा के पिता लिटिल माँ से बच पाए थे। तभी लेडी ऑफिसर तिशान को कॉल करके बताती है कि लिटिल माँ आर्कियोलॉजिकल टीम का सदस्य नहीं था। इस पर मिस्टर नागा कहते हैं, हम मिलकर लिटिल माँ के बारे में पता लगाएंगे। इस तरफ लेडी ऑफिसर अपने सीनियर को इस केस से जुड़ी सारी बातें बताती है। लिटिल माँ आर्कियोलॉजिकल टीम का हिस्सा नहीं था, फिर भी वह उनके साथ कैसे गया और कुल 4 जड़ाई थी जिनमें से एक जड़ाई अब भी गायब है। ये सब सुनकर उसका सीनियर उसे इस केस की सभी पहेलियों को हल करने के लिए सिर्फ 1 हफ्ते की मोहलत देता है। अगर वह ऐसा नहीं कर पाई तो वह यह केस किसी दूसरे ऑफिसर को दे देगा। इधर तिशान अंकल दा से मिलता है और उसे सारी बातें बताता है। वह अंकल दा को आर्कियोलॉजिकल टीम की फोटो दिखाकर कहता है, हो सकता है कि यह फोटो लिटिल माँ ने क्लिक की हो क्योंकि वह इस फोटो में नहीं है। इस पर अंकल दा कहते हैं, हो सकता है कि लिटिल माँ उस जगह का लोकल हो, आर्कियोलॉजिकल टीम ने गाइड के रूप में लोकल माँ को हायर किया हो। इधर हॉस्पिटल में मिस्टर नागा और अमीर महिला को बात करते हुए दिखाया जाता है। मिस्टर नागा अमीर महिला को एक तस्वीर दिखाते हैं जिसमें वह अपने पिता के साथ अपना जन्मदिन सेलिब्रेट कर रही होती है। यह देखकर वह बहुत खुश हो जाती है। मिस्टर नागा उसे बताते हैं, तुम्हारे पिता और अंकल किन बहुत अच्छे दोस्त थे और एक दिन किसी इन्वेस्टर से मिलने के लिए दोनों बीजिंग आए थे। वहां अंकल किन ने धोखे से तुम्हारे पिता को मार दिया क्योंकि वह उनके ज्वेलरी बिजनेस को हड़पना चाहता था। अंकल किन ने तुमसे झूठ बोला और पूरी जिंदगी तुम्हें उनका गुलाम बनाकर रखा। मिस्टर नागा कहते हैं, अंकल किन के खिलाफ कोई सबूत न मिलने की वजह से तुम्हें आज तक सच्चाई का पता नहीं चल सका। इधर लेडी ऑफिसर लिटिल माँ की तलाश में फिर से गांसू आ गई होती है और तभी एक आदमी उसे लिटिल माँ के बारे में बताता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें तिशान के घर को दिखाया जाता है जहाँ लेडी ऑफिसर अपने रिसर्च पेपर तिशान और मिशन नागा को दिखाती है और लिटिल माँ के बारे में बताती है कि जब लिटिल माँ 6 साल का था तो उसकी माँ ने दूसरी शादी कर ली थी और वह अपने सौतेले पिता के साथ गांसू आ गया था। फिर जब आर्कियोलॉजिकल टीम फैंगक्वान की कब्र की खोज के लिए गांसू गई तो वह उनका गाइड बन गया और आर्कियोलॉजिकल टीम के साथ हुई दुर्घटना के कुछ महीनों बाद उसने अखबार में देखा कि जेड रिफाइनरी फैक्ट्री में युवा कर्मचारियों के लिए भर्ती निकली है और लिटिल माँ जेड रिफाइनरी फैक्ट्री में काम करने चला गया और इसके बाद की कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। इधर अमीर महिला पूरी तरह ठीक होकर हॉस्पिटल से निकल जाती है। वो सीधा उस बॉडीगार्ड से मिलती है जो उस दिन उसके साथ था जब उसके पिता की हत्या हुई। वो उस पर गन तान कर उससे सच बोलने के लिए कहती है। इस पर बॉडीगार्ड बताता है कि अंकल किन ने इन्वेस्टर के साथ मिलकर आपके पिता को मारने का प्लान बनाया और फिर अंकल किन ने आपको गोद ले लिया। इसके बाद अमीर महिला चुपके से अंकल किन के घर में घुसकर अपने पिता से संबंधित सबूतों को खोज रही होती है। तभी उसे अपने पिता के साथ खिंचवाई हुई एक फोटो मिलती है। उस फोटो के पीछे कुछ लिखा हुआ है, इसलिए वो पेंसिल से स्क्रैच करके उस फोटो के पीछे लिखे हुए शब्दों को देख लेती है जिसमें लिखा होता है कि मेरी बच्ची, अगर तुम मेरा यह मैसेज पढ़ रही हो तो इसका मतलब यह है कि मैं इस दुनिया में नहीं हूँ। तुम अंकल किन और ओल्ड माँ से दूर रहना और तुम्हारे पिता तुमसे बहुत प्यार करते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ पुलिस स्टेशन में जूनियर लेडी ऑफिसर को एक तस्वीर दिखाता है जिसे लेकर वो दोनों अंकल किन के घर पहुंचते हैं और उससे पूछते हैं कि इस तस्वीर में आपके साथ लिटिल माँ क्या कर रहा है, क्या आप उसे जानते हैं और क्या आपको पता है वो इस वक्त कहाँ है। इस पर अंकल किन जवाब देते हैं कि ये लगभग 25 साल पुरानी बात है जब मैं एक फैक्ट्री के उद्घाटन में गया था और मैं ऐसे ना जाने कितने उद्घाटन समारोह में गया हूँ जहाँ पर ना जाने कितने मैनेजर और लीडर मेरे साथ फोटो खिंचवाते हैं, तो मुझे कैसे याद रहेगा। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं लिटिल माँ को नहीं जानता और ना ही उसके संपर्क में हूँ। लेडी ऑफिसर के जाने के बाद अंकल किन लिटिल माँ को कॉल करके कहता है कि लेडी ऑफिसर आपकी तलाश में मुंह तक पहुंच गई है और अंकल किन की ये बातें अमीर महिला भी सुन लेती है। इस तरफ लेडी ऑफिसर का सीनियर उसे लिटिल माँ के बारे में जानकारी देता है कि लिटिल माँ की एक कार दुर्घटना में मौत हो चुकी है और ये रहा उसका डेथ सर्टिफिकेट। लेडी ऑफिसर ये खबर तिशान को देती है जिसे सुनकर वो हैरान रह जाता है और तुरंत मिस्टर नागा को कॉल करता है। इस तरफ अमीर महिला वेट्रेस के रूप में अंकल किन के लिए खाना लेकर जाती है जहाँ अंकल किन लिटिल माँ से बात कर रहे होते हैं। अंकल
अंकल किन कहते हैं कि जेड आई को पाने के लिए अब हमें तिशान की कोई जरूरत नहीं है और अब हमें उसे रास्ते से हटा देना चाहिए। इस पर लिटिल माँ कहते हैं कि इतना उतावलापन सही नहीं, थोड़ा सब्र रखो वरना हमारे के किराए पर पानी फिर जाएगा। फिर लिटिल माँ के जाने के बाद अमीर महिला अंकल किन पर हमला कर देती है, लेकिन उसके बॉडीगार्ड उसे पकड़ लेते हैं। अमीर महिला को जिंदा देखकर अंकल किन हैरान हो जाते हैं और वो अपने असिस्टेंट से अमीर महिला को बंदी बनाने के लिए बोलते हैं। थोड़ी देर बाद तिशान और मिस्टर नागा अंकल किन की कार रोककर उससे अमीर महिला के बारे में पूछते हैं, लेकिन अंकल किन मना करते हुए कहते हैं कि मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता और वहां से चले जाते हैं। उसी वक्त मिस्टर नागा की असिस्टेंट उन्हें बताती है कि उसे अमीर महिला के बारे में पता चल गया है। मिस्टर नागा की असिस्टेंट और गार्ड मिलकर अंकल किन के आदमियों पर हमला करके अमीर महिला को बचा लेते हैं। तभी तिशान मिस्टर नागा के साथ वहां पहुंचता है, जो अमीर महिला को जिंदा देखकर बहुत खुश होता है। अगले सीन में अमीर महिला सबको बताती है कि लिटिल मॉम जिंदा है और नाम बदलकर ओल्ड मॉम बनकर जी रहा है। फिर लेडी ऑफिसर ये खबर अपने डिपार्टमेंट को देती है और घर जाने के लिए निकलती है। तभी तिशान भी उसके पीछे पीछे आता है। वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी एक कार उन पर हमला कर देती है और तिशान को बचाने के चक्कर में लेडी ऑफिसर घायल हो जाती है। अगले दिन हॉस्पिटल में लेडी ऑफिसर की ऐसी हालत देखकर तिशान को बहुत गुस्सा आता है। वो मिस्टर नागा से कहता है कि हमें अंकल किन से एक सौदा करना चाहिए जिसमें हम अंकल किन को जेड आई देंगे और उसके बदले में ओल्ड मॉम की जानकारी हासिल करेंगे, लेकिन मिस्टर नागा उसे जेड आई देने से मना करके वहां से चले जाते हैं। अगले सीन में हम गार्ड को देखते हैं जो एक कार पर नजर रखे हुए था और थोड़ी देर बाद मिस्टर नागा की असिस्टेंट उन्हें इन्फॉर्म करती है कि जेड आई को किसी ने चुरा लिया है। हालांकि मिस्टर नागा समझ जाते हैं कि ये काम तिशान का ही है। तिशान और गार्ड अंकल किन से मिलने जाते हैं। फिर तिशान अकेले में अंकल किन से बात करता है और उन्हें कहता है कि मैं आपको जेड आई देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इसके बदले में मुझे ओल्ड माँ चाहिए। इस पर अंकल किन कहते हैं कि तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं जेड आई के बदले तुम्हें ओल्ड माँ का पता बता दूंगा? शायद तुम्हें मेरे और ओल्ड माँ के रिश्ते के बारे में पता नहीं है। उसी समय अमीर महिला और मिस्टर नागा की असिस्टेंट अंकल किन के खिलाफ सबूत ढूंढने के लिए उनके घर के तहखाने में पहुंच जाती है, लेकिन अंकल किन उन्हें सीक्रेट कैमरा से देख लेता है और तिशान से कहता है तुम्हें क्या लगा तुम मुझे नकली जेड आई देने का झांसा दोगे और इस बीच तुम्हारी टीम मेरे घर में घुसकर मेरे खिलाफ सबूत जुटा लेगी? लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। ये कहकर वो कमरे से बाहर आ जाता है। बाहर आकर वो अपने असिस्टेंट से तिशान को बंदी बनाने के लिए कहते हैं। फिर वो तहखाने में जाकर एक पेन ड्राइव देखते हैं जिसमें उनके सारे काले राज का चिट्ठा है, लेकिन तभी अमीर महिला अंकल किन के गले पर चाकू रखकर उनसे वो पेन ड्राइव ले लेती है और फिर अंकल किन को घर से बाहर ले आती है। लेकिन अंकल किन जब उन्हें तिशान के बारे में बताते हैं कि उन्होंने उसे कैद कर रखा है तो अमीर महिला उन्हें छोड़ देती है और पेन ड्राइव वापस कर देती है। जैसे ही अंकल किन का असिस्टेंट तिशान और गार्ड को आजाद करता है तभी लेडी ऑफिसर वहां पहुंचकर अंकल किन पर गन तान देती है, लेकिन अंकल किन का असिस्टेंट वहां आकर उन्हें बचाकर वहां से ले जाता है। अगले सीन में तिशान और मिस्टर नागा को बात करते हुए दिखाया जाता है, जहां तिशान कहता है कि मिस्टर किन अभी तक पुलिस के पकड़ में नहीं आया और मुझे लगता है कि वो जरूर जेड आई को चुराने की कोशिश करेगा। इस बार हम उसे जेड आई को चुराने का प्रयास करने देंगे और इसी कोशिश में मिस्टर किन पकड़ा जाएगा। अगले सीन में अंकल किन का असिस्टेंट जेड आई चुराने के लिए पहुंच जाता है, लेकिन तभी जूनियर को इस बात की भनक लग जाती है और वो लेडी ऑफिसर को इन्फॉर्म करता है। जब असिस्टेंट से लॉकर का लॉक नहीं खुलता तो वह पुलिस के डर से वहां से भाग जाता है और हम देखते हैं कि लेडी ऑफिसर उसका पीछा कर रही है। उसी समय जूनियर जेड आई को देखने के लिए लॉकर खोलता है, लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि असिस्टेंट के आदमी अभी भी वहीं मौजूद हैं। वे जूनियर पर हमला कर जेड आई चुरा लेते हैं। इस तरफ अंकल किन जानबूझकर अपने ही असिस्टेंट का एक्सीडेंट करवा देते हैं ताकि उसके खिलाफ कोई भी सबूत पुलिस को न मिले, लेकिन मरने से पहले असिस्टेंट लेडी ऑफिसर को अंकल किन का पता बता देता है। दूसरी तरफ अंकल किन जेड आई की जांच करते हैं और उन्हें पता चलता है कि ये जेड आई नकली है। वो तुरंत ओल्ड माँ को कॉल करके उनसे मदद मांगते हैं। फिर लेडी ऑफिसर अंकल किन को पकड़ने के लिए असिस्टेंट द्वारा बताए गए ठिकाने पर पहुंचती है, जहां उसे पता चलता है कि अंकल किन अपने सभी आदमियों को मारकर वहां से भाग गया है। अगली सुबह अंकल किन तिशान को कॉल करके कहते हैं कि अगर तुम अंकल दा को जिंदा देखना चाहते हो तो तुम्हें अपने ग्रैंडफादर की डायरी लेकर मेरे पास आना होगा और याद रहे तुम्हें अकेले आना होगा। थोड़ी देर बाद तिशान एक बड़ी फैक्ट्री में आता है। तिशान अंकल किन को डायरी दे देता है। तभी लेडी ऑफिसर अपनी पुलिस फोर्स के साथ वहां पहुंच जाती है और अंकल किन पर गन तान देती है। यहाँ अंकल किन तिशान पर गोली चलाने की कोशिश करता है, लेकिन अंकल दा उसके सामने आ जाते हैं और तभी लेडी ऑफिसर अंकल किन को गोली मार देती है। अगले सीन में हम अमीर महिला को देखते हैं जो अंकल किन की मौत से बहुत दुखी होती है।